सर, दैनिक नवज्योति की ओर से मैं अरुण कुमार गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम सब ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पे कोविड के दौरान जो चैलेंजेस अपॉर्चुनिटीज आई है उनको लेकर के हम सब मिलकर चर्चा करेंगे। ऑटो इंडस्ट्री एक इतना बड़ा ग्रुप है कि इंडिया में की जो जीडीपी है उसमें 7% की जो भागीदारी है वो ऑटो इंडस्ट्री की है, और मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट की अपन बात करें तो 22% की जो भागीदारी है ऑटो इंडस्ट्री की है। और जो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जो भारत में आता है उसमें भी बहुत बड़ा योगदान ऑटो इंडस्ट्री का है, और करीब 3.25 करोड़ लोगों को रोजगार देता है ऑटो सेक्टर। और इसके साथ ही अपनी जो टोटल जीएसटी कलेक्शन है उसमें 1,50,000 करोड़ की जो भागीदारी है वो ऑटो सेगमेंट से ही आती है। आज फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल्स डीलर्स एसोसिएशन के जो रीजनल डायरेक्टर्स हैं, काउंसिल के मेंबर्स हैं और मेंबर्स के साथ लेकर हम सब चर्चा करेंगे कि कोविड के दौरान ऑटो इंडस्ट्री को किस तरीके के चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं, क्या नई अपॉर्चुनिटीज है, और इस अपॉर्चुनिटीज के बाद नई सुबह, जैसे कहते हैं कि आपदा में भी नए अवसर मिल जाते हैं। तो इसको लेकर के हम सब चर्चा करेंगे। मैं सबसे पहले निकुंज सांगी जी के पास आना चाहूंगा। निकुंज सांगी जी, कोविड चैलेंजेस और इंडस्ट्री ओवरव्यू के बारे में आप कोविड के दौरान किस नजरिए से देखते हैं? अरुण जी धन्यवाद। पहले तो दैनिक नवज्योति की इस पहल को मैं वेलकम करता हूं। मेरे ख्याल से मीडिया के जरिए ही हम अपनी आवाज हमारे सारे स्टेक होल्डर्स तक पहुंचा सकते हैं, चाहे वो हमारे मैन्युफैक्चरर्स हो, राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, या फिर हमारे कस्टमर्स हो। हमारी बात कहने का सबसे बड़ा जरिया मीडिया है और दैनिक नवज्योति ने ये पहल कही, मैं उसके लिए उनकी सराहना करता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू। आपने जीडीपी में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की भागीदारी की बात की तो 7% की जो आपकी फिगर थी वो तो करेक्ट थी जी सर, बट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ऑटो इंडस्ट्री का 49% ऑफ कंट्रीब्यूशन है टू द एंटायर जीडीपी। सर उसमें स्पेयर पार्ट्स इंडस्ट्री को जोड़ लेते हैं तो बढ़ता है सर? नहीं, 49% देखिए कोर बहुत सारा, सो ये 49% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डेटा मैं बता रहा हूँ जी सर, जो आरबीआई और मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज का डेटा है वो डेटा मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक सर। एम्प्लॉयमेंट का सबसे बड़ा जनरेशन, स्पेसिफिकली ऑर्गेनाइज्ड एम्प्लॉयमेंट का सबसे बड़ा जनरेशन है। पर एम्प्लॉयमेंट में एक बहुत बड़ी जो खास बात है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की, और उसमें मैं स्पेसिफिकली डीलर्स की बात करूंगा जी। हमारे डीलर्स छोटे छोटे कस्बों में भी हैं, छोटे छोटे। हम लोग किसी को डिस्प्लेस नहीं करते हैं, हम उसको नौकरी के लिए उसकी अपनी जगह छोड़ने के लिए मजबूर नहीं करते हैं। हम उसको उसकी रिहायशी की जगह पे ट्रेन करते हैं, काम सिखाते हैं और वहीं पे उसको एम्प्लॉयमेंट देते हैं। इसलिए ऑटोमोबाइल डीलरशिप्स के लिए कहा जाता है कि सबसे ज्यादा अगर इंक्लूसिव एम्प्लॉयर है तो वो ऑटोमोबाइल डीलरशिप है, और हम ऐसे लोगों को रोजगार देते हैं जिनको अदरवाइज रोजगार नहीं मिलता। क्योंकि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में चाहे वो सेल्स में हो, सर्विस में हो, टेलीकॉलिंग में हो, ऐसा कोई कोर्स लोगों ने नहीं किया हुआ होता है जिसकी वजह से उनको वो नौकरी मिल जाए। हमें उनको नौकरी के लिए सेलेक्ट करना पड़ता है और फिर उनको पूरी ट्रेनिंग हम ही देते हैं ताकि वो सक्षम बने एक परमानेंटली एम्प्लॉयड होने के लिए। तो ये एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का। इसलिए ग्लोबली आई थिंक पूरे विश्व में ये जाना जाता है कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी है, इट्स द बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी। और जहां पे भी इकोनॉमी ग्रो करी है, चाहे वो अमेरिका था, चाहे वो चाइना था, सभी जगह सबसे जो बड़ी ग्रोथ आई वो ऑटो इंडस्ट्री की वजह से इन एरियाज के अंदर ग्रोथ है। इसलिए ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को कई बार बहुत सारे डिबेट्स में ये कहा जाता है कि सब ऑटो इंडस्ट्री को क्यों रिलीफ देना चाहिए, ऐसी क्या खास बात है ऑटो इंडस्ट्री में। और हमेशा मैंने एक ही बात दोहराई है कि ऑटो इंडस्ट्री को रिलीफ की जरूरत नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि इकोनॉमी खड़ी रहे, रोजगार खड़ा रहे, टैक्स रेवेन्यू खड़ा रहे, एक्सचेकर की इनकम खड़ी रहे, तो ऑटो इंडस्ट्री को सपोर्ट करना और उसको बढ़ावा देना जरूरी है। अब आप फिर आते हैं कोविड पे। आप लोगों को सबको मालूम होगा कि ऑटो इंडस्ट्री पिछले 18 महीने से एक बहुत डिफिकल्ट समय से गुजर रही थी। कहीं पे इंश्योरेंस रेट्स बढ़ रहे थे, कहीं पे सेफ्टी नॉर्म्स बढ़ रहे थे, कहीं पे कमोडिटी रेट्स बढ़ रहे थे,
और कंटिन्यूसली इकोनॉमी कमजोर होने की वजह से डिमांड कम होती जा रही थी, सेल्स कम होती जा रही थी और डीलरशिप्स की इन्वेंट्रीज बढ़ती जा रही थी। मार्च में एक डेडलाइन और सुप्रीम कोर्ट ने फिक्स की थी, वो थी BS4 से BS6 का ट्रांजिशन, कि 1 अप्रैल से BS6 मानक की ना तो कोई गाड़ी बिकेगी और ना ही कोई रजिस्टर होगी। तो पूरी ऑटो इंडस्ट्री, चाहे वो मैन्युफैक्चरर हो चाहे वो डीलर हो, वो इस काम में से जूझ रहा था कि किस तरह से BS4 का स्टॉक तो खत्म किया जाए और किस तरह से BS6 की गाड़ियां उसके पास हो, ताकि 1 अप्रैल को ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए कि उसके पास बेचने के लिए कुछ स्टॉक ही नहीं हो। बहुत लोगों ने ये कहा कि भाई जब ये 3 साल पहले से आपको मालूम था कि BS4 से BS6 शिफ्ट करना है, तो आपने इतनी देर क्यों वेट किया? इसका एक बहुत छोटा सा उत्तर है कि BS6 मानक फ्यूल, चाहे डीजल हो चाहे पेट्रोल हो, वो पूरे भारतवर्ष में उपलब्ध नहीं था। तो जब फ्यूल ही उपलब्ध नहीं था तो हम BS6 की गाड़ियां पहले से कैसे लॉन्च कर देते? तो हम कंटिन्यूसली सरकार से ये बात कर रहे थे, इंक्लूडिंग सुप्रीम कोर्ट में हमने ये एफिडेविट जारी किया कि भाई सरकार हमें ये नहीं बता रही कि BS6 फ्यूल का रोल आउट का क्या शेड्यूल है। खाली एक ही एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया गया कि 1 अप्रैल को सब जगह BS6 फ्यूल अवेलेबल हो जाएगा, बट किस ज्योग्राफी में होगा, किस राज्य में होगा, किस शहर में होगा, ये डिटेल हमको कभी भी मालूम नहीं पड़ी। तो ये हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम था, क्यों BS6 पे नहीं आ सके। और ऐसे समय में जब ये पैंडेमिक कोविड-19 ने एक महामारी के रूप में भारत में प्रवेश किया, प्रवेश तो शायद जनवरी में ही हो गया था, बट इसका जो विराट स्वरूप है वो हमें 15 मार्च के आसपास देखने को लगा। और तब कुछ स्टेट्स ने पार्शियल लॉकडाउन शुरू किए, इंक्लूडिंग राजस्थान, और 23 तारीख को नेशनल लॉकडाउन हो गया। ऐसे में हमारे पास जो हमारा BS4 स्टॉक था उसको हम कहाँ बेचें, कैसे बेचें? जो हम गाड़ियां बेच चुके थे उनको कैसे रजिस्टर कराएं, क्योंकि सारे RTO बंद हो गए, सारे DTO बंद हो गए, सरकारी कार्यालय बंद हो गए, डीलरशिप के कार्यालय बंद हो गए। तो जो गाड़ियां बिक चुकी थी उनको रजिस्टर कराने की भी एक बहुत बड़ी समस्या सारे डीलर कम्युनिटी के ऊपर आ गई, क्योंकि स्टॉक तो सारा डीलर के पास था, मैन्युफैक्चरर के पास नहीं था। और डीलर सारे चिंतित हो गए कि इसको हम कैसे। फेडरेशन ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की, उसमें हमको बहुत आंशिक सफलता मिली और सुप्रीम कोर्ट ने ये एक व्यू लिया कि भाई जो गाड़ियां बिक चुकी हैं पर रजिस्टर नहीं हुई हैं वो 30 अप्रैल तक रजिस्टर हो सकेंगी। और जब भी लॉकडाउन खुलेगा जितना BS4 स्टॉक रह जाता है उसका सिर्फ 10% लॉकडाउन के 1 हफ्ते के अंदर डीलर बेच सकते हैं, और ये भी NCR में नहीं। तो ये बहुत सख्त एक जजमेंट था, पर हमारे पास और कोई जरिया नहीं था, इसलिए हम सब लोग ये कोशिश करने लगे कि 31 मार्च से पहले जितनी गाड़ियां बिक सकें उनको बेचें और उनको पोर्टल पे डालें ताकि वो 30 अप्रैल तक रजिस्टर हो सके। ऐसे समय में जब ये कोविड की मार पड़ी तो ये डीलर्स को एक तरह से कमर तोड़ने वाली मार पड़ गई। BS4 से BS6 की जो मार पड़ी वो कोविड की चुनौती के अलावा एक नई चुनौती और आ गई सामने, क्योंकि सब वो चुनौती थी, कोविड नई चुनौती थी, वो चुनौती तो चल ही रही थी। नहीं, लॉकडाउन हो गया, उस दौरान गाड़ियां भी नहीं पाई ना, शोरूम भी बंद हो गए। ये एक बहुत बड़ी चुनौती, ये बहुत बड़ी चुनौती, बहुत बड़ी चुनौती हो गई। इस चुनौती के दौर से अब लॉकडाउन के बाद अनलॉक हो गया है, तो अब आपसे कोई नए अवसर क्या दिखते हैं आपको? ऑटो इंडस्ट्री, राजस्थान के ऑटोमोबाइल्स डीलर्स के लिए नए अवसर कुछ तलाशते हैं? देखिए, नए अवसर तो नहीं, पर मैं ये कहूंगा कि क्योंकि रूरल इकोनॉमी जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है वो सबसे पहले रिवाइव होके आया है। रिवाइव इसलिए भी होके आया क्योंकि केंद्र सरकार ने भी और राज्य सरकार ने भी एग्रीकल्चरल एक्टिविटी पे लॉकडाउन के दौरान भी कोई रोक नहीं लगाई। किसान अपने फसल को हार्वेस्ट कर सकता था, अपनी फसल को मंडी तक ला सकता था, ट्रैक्टरों का संचालन बंद नहीं हुआ, मंडी का संचालन बंद नहीं हुआ। तो रूरल इकोनॉमी पे इतना बड़ा इम्पैक्ट इस लॉकडाउन का नहीं पड़ा। और क्योंकि उस लॉकडाउन का इम्पैक्ट नहीं पड़ा, इसलिए जो जब भी जैसे जहां जहां भी लॉकडाउन खुला, ये महसूस किया गया कि रूरल इकोनॉमी सबसे पहले उभर के सामने आई।
दूसरी वजह ये थी कि हम लोग जो शहरों में रहते हैं, हम लोग तो सब इतना टीवी देख के, इतना अखबार पढ़ के हम लोग सब डरने लग गए थे कि ये कोविड क्या है, हम लोगों का क्या होगा, इकोनॉमी का क्या होगा। शायद रूरल इकोनॉमी में इसका इतना ज्यादा डर नहीं था, और इसका प्रकोप भी उस वक्त रूरल इकोनॉमी में बहुत ज्यादा नहीं था। ये सीमित था शहरों में, टीयर 1 सिटीज में, अर्बन लोकेशंस के अंदर। तो गांव वाले अभी भी इतने डरे हुए नहीं थे, और उन्होंने सब कुछ वैसे ही करना चाहा जैसे कि पहले चल रहा था। ये अब की समस्या हो गई है कि अब कोविड पांव पसारने लगा है और गांव तक भी पहुंच गया है, बल्कि छोटे छोटे कस्बों में भी पहुंच गया है। और इसका इम्पैक्ट अब हमको नजर आने लगा है। कल 47,000 केस एक साथ पॉजिटिव आए, जो जब से कोविड शुरू हुआ है सबसे बड़ी संख्या थी। भारत सरकार ने आंकड़े दिए हैं कि ऑलमोस्ट 13 लाख लोग संक्रमित हो चुके हैं। तो आई थिंक अभी इस कोविड का प्रकोप आगे और बढ़ेगा, रुका नहीं है। एग्रीकल्चर की आप बात कर रहे हैं, एग्रीकल्चर से इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। तो अब जो पहले वाली फसल थी वो तो बिक गई लॉकडाउन के दौरान। अब मानसून के ऊपर निर्भर है एग्रीकल्चर का फ्यूचर भी, क्योंकि प्रेजेंट टाइम मानसून का चल रहा है। अगर मानसून देश भर में अच्छा होगा तो क्या ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को बूस्ट अप मिलेगा? देखिए, मानसून और ईश्वर करे ऐसा ही हो। अभी तक जितनी भी रिपोर्ट्स आई हैं उसके हिसाब से मानसून बहुत अच्छा होने की उम्मीद है। और अगर आप खरीफ की बुआई देखें तो ऑलरेडी खरीफ की बुआई पहले के मुकाबले ऑलमोस्ट 100% ज्यादा बुआई हुई है। उसकी वजह यह भी थी कि बहुत सारी माइग्रेंट लेबर वापस आ गई है, और राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है जो माइग्रेंट लेबर बहुत सारी बाहर भेजता था, और वो सभी लोग खेती बाड़ी में पूरा मन लगा के लग गए हैं, क्योंकि सबको ऐसा लग रहा है कि खेती बाड़ी ही इस वक्त सबसे बड़ा हमको बचाने वाला है। तो अगर मानसून ठीक रहा और फसल अच्छी हुई तो डेफिनेटली खाली ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को नहीं, पूरी इकोनॉमी को बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। जो लेटेस्ट आंकड़े रिलीज हुए हैं उससे ऐसा लगता है कि जब बाकी सारे सेक्टर्स ने जीडीपी में डीग्रो किया है, एग्रीकल्चर ने 1.4 से 5.9% की ग्रोथ दर्ज की है इस फर्स्ट क्वार्टर के अंदर एज इट्स कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स जीडीपी। सो आई थिंक एग्रीकल्चर हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सेक्टर है जिसके ऊपर हम लोग निर्भर रहेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू। राजीव मुंद्रा जी, मेरी आवाज सुन रहे हैं? राजीव मुंद्रा जी जोधपुर से। राजीव मुंद्रा जी। हाँ सर, सुन रहा हूँ। हाँ राजीव जी, स्वागत है आपका। बिल्कुल सर, थैंक यू। राजीव जी, राजस्थान के अंदर जो ऑटोमोबाइल्स बिकते हैं उसमें जीएसटी की ज्यादा भागीदारी है या स्टेट गवर्नमेंट के जो टैक्स लगते हैं आरटीओ के उनकी ज्यादा भागीदारी है? ये टैक्सेशन स्लैब, एक टैक्सेशन स्लैब को आप कैसे, क्या मांग करते हैं, क्या परेशानी महसूस करते हैं कि एक व्हीकल को बेचने के लिए टैक्सेशन का कितना भार पड़ता है? सबसे पहले तो दैनिक नवज्योति का आभार, और मेरे सीनियर्स जो भी हैं उनको मेरा प्रणाम। और राजस्थान ऑटोमोबाइल मार्केट पूरे इंडिया का एक सबसे बड़ा मार्केट है और जीएसटी की सबसे बड़ी भागीदारी है। और आप जो जानना चाह रहे हैं जी, फ्यूचर को देखते हुए कि भाई ऑटोमोबाइल में बाकी तो मेरे सीनियर्स ने आपको काफी चीज बता दी है, लेकिन मैं ये बताना चाहूंगा आपको कि लोग कोविड के कारण पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जगह प्राइवेट ट्रांसपोर्ट में जाना पसंद कर रहे हैं जी। और जैसा कि मेरे सीनियर्स ने बताया कि अगर अभी मानसून अच्छा रहा तो मानसून की वजह से अपन को वॉल्यूम मिलेगा जी। अगर खेतीबाड़ी अच्छी होगी तो हर बिजनेस को वॉल्यूम मिलेगा जी। लेकिन जिस तरह से कोरोना का ग्राफ बढ़ता जा रहा है जी, उसकी वजह से कहीं भी ब्रेक लग सकता है। अभी कोई भी प्रेडिक्शन करना उचित नहीं है। ठीक है। आप प्रेस के मीडिया एक बहुत बड़ा सेंटर है, और मीडिया की वजह से हमारे कई चीजें रिलैक्सेशन मिल सकती है। बताइए। आज आपने इनिशिएटिव लिया जी। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे ऑटोमोबाइल की न्यूज आप सभी सेक्टर की पॉजिटिव डालें जी, और बाजार के अंदर एक बूम लाएं कि भाई जैसे आगे त्योहार आ रहे हैं, राखी भी आ रही है, या सभी आने वाले समय में, ताकि हमारी दिवाली का जो सीजन है वो हिट हो जाए जी। भगवान ने चाहा तो कोरोना की जो वैक्सीन जल्दी से जल्दी आ जाए जी, और कोरोना जल्दी जल्दी खत्म हो जाए। लेकिन आगे दिवाली तक अगर ऑटोमोबाइल सीजन को हिट करना है और मानसून अच्छा रहता है तो मीडिया का बहुत बड़ा योगदान है। और मीडिया को
कोई ना कोई रूप के अंदर आपको न्यूज पॉजिटिव लगानी पड़ेगी हर सेक्टर के लिए जी। ये मेरी रिक्वेस्ट है। ठीक सर, थैंक यू सर। और कोई विचार आपके? और कोई चैलेंजेस फेस कर रहे हैं आप कोविड के दौरान? नहीं, कोविड के दौरान जो भी हमने चैलेंजेस लिए, लेकिन अब कोविड के साथ हमने आदत डाल दी है करने के लिए। मुझे ऑटोमोबाइल में 13 साल हुए हैं, लेकिन मेरे सीनियर्स को कई साल हो गए हैं। लेकिन मेरा कोविड के हिसाब से ये कहना है कि चैलेंज को तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा जी, और ऑटोमोबाइल के अंदर आगे बूम आएगा, ऐसी मेरी उम्मीद है। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर। राजीव जी, मैं शार्विक शाह जी, आवाज सुन रहे हैं मेरी? शाह सर? बिल्कुल। हाँ सर, स्वागत है आपका। सर मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो हैवी व्हीकल्स की जो सेल है, और जैसे कि केंद्र सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके बजट बढ़ाया है, तो हैवी व्हीकल्स की डिमांड बढ़ेगी, और जो वर्तमान के अंदर ऑनलाइन सेल्स जो बढ़ रही है, गाड़ियों के वर्चुअल शोरूम्स खुल रहे हैं, उसको लेके ऑटोमोबाइल डीलर्स और आप लोगों की क्या प्रिपरेशन है, उसको किस नजरिए से देखते हैं आप? नमस्कार। सबसे पहले आपने कमर्शियल व्हीकल्स के बारे में जानकारी लेनी चाहिए। देखिए, कमर्शियल व्हीकल्स अभी BS4 और BS6 माइग्रेशन में काफी स्लो हुआ है। इसके काफी सारे कारण हैं। एक तो BS4 से BS6 का जो माइग्रेशन हुआ, उसमें गाड़ियों की कीमतों में काफी इजाफा हुआ है जी। और बढ़ते डीजल के दामों के कारण जो भाड़े हैं जिस हिसाब के होने चाहिए वैसे ग्राहक को नहीं मिल रहे हैं। तो मोटर मालिक है वो इतना रेवेन्यू ले नहीं पा रहा है, और अभी भी पूरी इकोनॉमी वापस आई नहीं है। अभी भी हम ये मान के चल रहे हैं 50 से 60% गाड़ियां जो फ्लीट है वो ऑन रोड हुई है। तो अभी भी इस कमर्शियल व्हीकल का जो यूटिलाइजेशन है या जो इनका चलन है वो अभी भी पूरी तरीके से हो नहीं पाया है। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर जो कमर्शियल व्हीकल को इफेक्ट कर रहा है, ये जो मोरेटोरियम आया है बैंक्स की तरफ से, ये मोरेटोरियम अधिकतम कमर्शियल व्हीकल वालों ने अवेल किया है, और इसके कारण इनको नई गाड़ियों का फंडिंग होना और मुश्किल होगा। आपने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काफी काम हो रहा है। जरूर इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम हुआ है, और जो अभी थोड़ी बहुत भी जो सेल दिख रही है वो मोस्टली जो इंफ्रा रिलेटेड गाड़ियां हैं, जैसे टिपर्स हुए, इन पे ही ज्यादा डिमांड आ रही है, या कुछ ऐसे स्पेसिफिक गुड्स मूवमेंट में ही डिमांड आ रही है। अगर हम एप्लीकेशन देखें तो ओवरऑल हम ये मान के चल रहे हैं कि कमर्शियल व्हीकल 20% से ऊपर नहीं जा पाएगा। 20% भी जो हमारा पीक वॉल्यूम था उसका भी अगर हम बात करें तो बहुत बड़ा वॉल्यूम होता है। मतलब 20% किस लिहाज में कह रहे हैं आप? जो हमारा एक मंथली सेल होता था उसका 20% ही वॉल्यूम अभी रहेगा, अभी रहेगा जी। सितंबर तक ये ऐसे एक्सेप्टेंस है आपकी जी। और जब मोरेटोरियम खुलेगा तब वापस जब किस्तें वापस जमा होनी शुरू होंगी और वापस गाड़ियां चलेंगी, तब जाके फिर फाइनेंसरों से फाइनेंस की अवेलेबिलिटी इंप्रूव होगी। मतलब मोरेटोरियम के कारण जो नए कस्टमर्स हैं जो फाइनेंस लेके गाड़ी लेना चाहते हैं वो नहीं ले पा रहे हैं, तो क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी मोरेटोरियम लिया है, तो वो उनके मतलब सितंबर के बाद तस्वीर साफ होगी कि नए कस्टमर्स कितने ऐड ऑन हो पाते हैं। जी सर। अच्छा सर, आजकल एक आप हैवी व्हीकल्स के साथ आप 4 व्हीलर्स में भी हैं, 2 व्हीलर्स में भी आप लोग भागीदारी रखते हैं, तो ऑनलाइन सेल्स की क्या डिमांड रखती है? ऑनलाइन के भी कस्टमर्स कुछ ज्वाइन होते हैं इसमें? सर देखिए, ऑनलाइन आज की तारीख में और आने वाले अगले 1-2 साल में मैं ये मानता हूँ कि ऑनलाइन आपके लिए एक अच्छा लीड जनरेशन कर सकता है। आज भी भारत में गाड़ी लेना एक किसी त्योहार के बराबर होता है। कोई भी ग्राहक अपनी गाड़ी लेता है वो पूरी परिवार के साथ डिसीजन लेके आता है और पसंद करता है। गाड़ी एक होती है वो इंडिविजुअल से ज्यादा एक परिवार के डिसीजन पे ली जाती है। तो भले ही वो ऑनलाइन गाड़ी के बारे में जानकारी लेगा, उसको समझेगा, उसको फाइनली वो गाड़ी लेने के लिए शोरूम में तो आएगा ही। तो ऑनलाइन एक अच्छा लीड जनरेशन का टूल है, हमें अपने कस्टमर्स तक एक बड़े पैमाने में जाने का एक अच्छा टूल है। बट गाड़ी डिलीवरी और गाड़ी खरीदने का जो प्रोसेस है, मैं मानता हूँ अगले 2-3 साल तक अभी भी ऑनलाइन ही आपके शोरूम पे ही आके ग्राहक गाड़ी लेंगे। मतलब ऑनलाइन खाली मार्केटिंग के लिए ही बेहतर रहेगा, सेल्स पे तब्दील होने में मुश्किल है अभी। फिजिकल डिलीवरी तो आपको देनी ही है, नहीं तो उसके लिए उनको आना ही है। थैंक यू सर, थैंक यू सर। किशोर सिंह जी अपने बीच अच्छा लेफ्ट हो गए हैं। शशांक पोद्दार जी।
शशांक पोद्दार जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ जी, आपकी आवाज सुन पा रहा हूँ। अभी थोड़ी देर में संजय भैया, थोड़ी सी देर में प्लीज। है सर? हाँ जी। हाँ शशांक जी, मैं ये जानना चाहूंगा कि जैसे अभी शाह साहब ने मॉरिटोरियम की बात करी, तो उसी प्रकार से ऑटोमोबाइल सेगमेंट के अंदर आपका बैंकिंग का जो सिनेरियो है, फाइनेंस का है, जैसे सितंबर तक का एक ब्रेकडाउन लग गया है, तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में क्या सितंबर तक का सेल्स में ब्रेकडाउन रहेगा? बैंकिंग ऐसा नहीं है। बैंकिंग सबसे ज्यादा शायद जो सबसे ज्यादा डर है इस इकोनॉमी में, ऐसा लगता है कि बैंकों को ही सबसे ज्यादा डर लग रहा है जी, क्योंकि उन लोगों की तरफ से बहुत ज्यादा रिस्क एवर्जन की कवायद है। अभी ये लोग कोई भी तरीके का कैसा भी रिस्क नहीं लेना चाह रहे हैं बैंकिंग वाले। जी, तो इस कारण से जो मनी फ्लो इनटू द मार्केट है वो बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड हुआ है। जी, जिन लोगों ने मॉरिटोरियम लिया, मॉरिटोरियम लेना कोई लेना चाहता नहीं है, बट लेना पड़ा और गवर्नमेंट की तरफ से ही दिया गया कि ये मॉरिटोरियम ले लीजिए। जी, लोगों ने मॉरिटोरियम ले लिया। जी, जिन लोगों ने मॉरिटोरियम ले लिया उन लोगों की तो आफत ही है, वो लोग तो आगे पैसा ले ही नहीं सकते। अजीब सी स्थिति कर ली है। मॉरिटोरियम जब तक पूरा नहीं होगा, जब तक नया लोन नहीं मिलेगा, जब तक नया लोन नहीं मिलेगा तो शायद पैसा बाजार में आएगा नहीं। पैसा अगर बाजार में नहीं आता तो गाड़ियां बिकने में भी दिक्कत आएगी और जो वर्किंग कैपिटल है वो भी अटक जाएगा। तो मॉरिटोरियम एक फैसिलिटेटर होने की जगह ये एक आफत बन गई है अब। नहीं, इससे जो पुराने कस्टमरों के लिए आफत बन गई है, जो यंग कस्टमर्स हैं, जो नए कस्टमर्स आना चाहते हैं, उनके लिए बैंकिंग फाइनेंस की क्या फैसिलिटी? क्योंकि अभी इंटरेस्ट रेट भी बहुत काफी कम है। इंटरेस्ट रेट्स का जहां तक सवाल है, आप ये देखिए कि पिछले 2 साल के अंदर अगर आरबीआई ने मेरे ख्याल से करीब 3% की करीब रेटें रिड्यूस करी जी, लेकिन वो असली ग्राहक तक या हमारे तक पहुंचते पहुंचते 1-1.25% ही रहती है। जी, आरबीआई कम करता है, आरबीआई अपने बैंक्स को बोलता है, लेकिन बैंक्स आगे कम करने में, अगर वो आरबीआई मान लीजिए 50 पैसा कम करेगा तो वो हमारे को 10 पैसा ही देते हैं। तो ऐसा 3% करते करते वो कुल मिलाकर अभी तक जो रेट रिडक्शन एक्चुअल ग्राउंड लेवल पे है वो करीब 1% है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि आरबीआई के जो डायरेक्शंस आते हैं वो बैंक 100% इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते उसको? नहीं, वो 100% इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजंस व्हिच इज बेस्ट नोन टू देम। लेकिन वो रुपए में अठन्नी भी देना नहीं चाहते। तो वो हो सकता है उनकी क्या मजबूरियां हैं वो जाने, बट अल्टीमेट कंज्यूमर तक वो रेट नहीं पहुंच पाती जो रेट पहुंचनी चाहिए। ये तो हो गई इसके अलावा जो सेकेंड हैंड व्हीकल्स हैं जो कि ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से जो मान के चलिए जितनी नई गाड़ियां बिकती है उससे कई गुना ज्यादा सेकेंड हैंड गाड़ियां बिकती है हिंदुस्तान में। यूज्ड व्हीकल्स, सेकेंड हैंड व्हीकल्स की तो हालत ये है कि बहुत सारे बैंकरों ने उसको फाइनेंस करना ही बंद कर दिया था। जी, बैंकरों ने फाइनेंस करना बंद कर दिया था। अभी कुछ बैंकर चालू हुए हैं, वो भी केवल 50% ऑफ द वैल्यू ऑफ व्हीकल ही फाइनेंस कर रहे हैं। इतना कम फाइनेंस करके अगर माल बेचना चाहेंगे तो आदमी को वन टाइम पेमेंट ज्यादा देना पड़ेगा और फिर ये जो पूरा बैंकिंग सिनेरियो है इसने एक मेजर ब्रेक लगा रखा है। अगर ऑटोमोबाइल को उठाना है तो कम से कम इस बैंकिंग को तो थोड़ा ध्यान से चलाना ही होगा। जबकि डेलिक्वेंसी नहीं है इतनी ज्यादा, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा डरे हुए हैं बैंक्स। सो मच सो कि उन लोग अपना डीओ देते हैं जो कि डिलीवरी ऑर्डर होता है। वो डिलीवरी ऑर्डर होता है जिसके बेसिस पे डीलर्स गाड़ी छोड़ देते हैं और पेमेंट आ जाती है। आजकल स्थिति ये है कि उन डीओ पे भरोसा भी नहीं रह गया। आज एक बैंक के पेपर पे भी भरोसा नहीं रहे तो आप सोच सकते हैं क्या सिचुएशन हो गई है बैंकिंग को लेकर के सो फार एज इंडस्ट्री इज कंसर्न। आज अगर डीओ दिया है तो कल वो कैंसिल भी हो सकता है, परसों वो मना भी कर सकता है कि मैंने ऐसा कोई डीओ नहीं दिया। तो सिचुएशंस एट बैंकिंग लेवल सीम्स टू बी वेरी ग्रिम और वो मेरे को ऐसा ही लगता है कि ज्यादातर ये रिस्क एवर्जन से रिलेटेड है कि रिस्क बिल्कुल ही नहीं लेना चाहते। तो बिना रिस्क वाला कौन सा बिजनेस होता है आई डोंट नो, बट जीरो रिस्क पे काम करना चाह रही है बैंकिंग अभी। मतलब बैंकिंग की इस परेशानी से सेल्स को ग्रोथ नहीं मिल पा रही है। हाँ, सेल्स
लोगों को अपनी जेब से अगर मैं ये मान के चलता हूँ 80% फाइनेंस होता है, अगर 80% गाड़ियां फाइनेंस नहीं होंगी, 70 होंगी, 60 होंगी, तो उसी हिसाब से सेल्स कम होती जाएंगी। किसी के पास भी एक साथ इतना पैसा देने के लिए नहीं होता है, और वो दुनिया भर की एक ही कहानी है, कोई हिंदुस्तान का स्पेसिफिक रीजन नहीं है, ये हर जगह यही है जी। थैंक यू सर, थैंक यू शशांक जी। मैं जयेश दूत जी, आवाज मिल रही है जयेश दूत जी को? हाँ जी। जयेश दूत जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, कोविड के दौरान जो वर्कशॉप वाला जो बिजनेस सेगमेंट है, आफ्टर सेल्स एंड सर्विस वाला जो है, तो कोविड के दौरान जो चैलेंजेस आए हैं उसके अंदर आफ्टर सेल्स एंड सर्विस के लिए जो कस्टमर्स को, क्या आप लोग पिक एंड ड्रॉप की फैसिलिटीज दे रहे हैं या आ रहे हैं, या कैसे, किस प्रकार से चल रहा है वो आफ्टर सेल्स बिजनेस जो? देखिए, हम ज्यादातर पिक एंड ड्रॉप की फैसिलिटी दे रहे हैं ताकि कस्टमर ज्यादा से ज्यादा टच में नहीं आए सबके बीच में, और ज्यादा भीड़ इकट्ठी ना हो वर्कशॉप में। हालांकि गाड़ी को लेने से पहले अगर वर्कशॉप में भी कस्टमर आता है तो 4 बार सैनिटाइज हो जाती है वो अलग अलग प्रोसेसेस के अंदर, और उसी तरीके से अगर पिकअप एंड ड्रॉप में होता है तो वो भी आपके और ज्यादा सैनिटाइज होती है, क्योंकि कस्टमर को गाड़ी लेने से पहले पिक एंड ड्रॉप के आपको सैनिटाइज कर रखना पड़ता है। जो हाई टच पॉइंट्स हैं उसको सैनिटाइज करना पड़ता है। आज आप गाड़ी अगर ले भी लेते हैं तो उसके बाद वोवन सीट कवर्स, स्टीयरिंग कवर, गेयर नॉब कवर्स, कीचेन कवर, ये सब लगा दिए जाते हैं ताकि हाई टच पॉइंट्स के ऊपर किसी का हाथ ना पड़े, जिससे कस्टमर को कोई प्रॉब्लम हो। तो बहुत ज़्यादा टेकिंग केयर रखा जा रहा है ताकि किसी भी तरीके से हम उसको आगे ना बढ़ाएं। हम कोशिश कर रहे हैं कि भाई कहीं कहीं से भी कोविड हमारे यहाँ रास्ते से आगे ना बढ़ना चाहिए। तो ये सारे वर्कशॉप फॉलो कर रहे हैं, आई थिंक सो। और जो भी गवर्नमेंट एसओपी रिलीज कर रही है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो किया जा रहा है ताकि इसको जितना हम अपने तरफ से रोकने की कोशिश कर सकें रोक सकें। नहीं, ये जो आपने कोविड के दौरान जो ये प्रिकॉशंस अपना रहे हैं, इसके कस्टमर्स को कितना बाहर पड़ रहा है, उनको एक्स्ट्रा पे कितना करना पड़ रहा है? नहीं, कस्टमर्स को कोई बाहर नहीं पड़ रहा है, क्योंकि ये बाहर हमको ही करना पड़ रहा है। जो 4 बार गाड़ी सैनिटाइज हो रही है और उसका उसकी सैनिटाइजिंग क्लीनिंग का चार्ज जोड़ते हैं कस्टमर के? नहीं, उसका बाहर नहीं जोड़ा जाता। जी सर, जोड़ा जाता है? नहीं, उसका बाहर नहीं जोड़ा जाता। अगर कस्टमर चाहता है मेरा इंटीरियर कंप्लीट सैनिटाइज हो तो वैल्यू एडेड सर्विस के अंदर उसका काम किया जाता है, तो उसका एज अ प्रोसेस ही अलग है और उसको चार्ज किया जाता है अगर वो कस्टमर चाहता है तो। और अगर गाड़ी सैनिटाइज होती है, 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर हो, तो उसका अप्रोक्स 50 रुपए या 100 रुपए चार्ज किया जाता है? नहीं, अभी ऐसा कुछ भी नहीं किया जा रहा है। अच्छा, अभी नॉर्मल वर्कशॉप है अभी, क्योंकि नॉर्मल प्रोसेस हो चुका है। अभी एक रूटीन का प्रोसेस है जो हम रोज अपना रहे हैं। दूसरी, स्पेयर पार्ट्स की उपलब्धता पर्याप्त बनी हुई है? कोई स्पेयर पार्ट्स की उपलब्धता में कमी आ रही है कंपनी की ओर से? कमी आ रही है कि जैसे कई ऐसे प्लांट्स हैं जो कि आज के टाइम में कंटेनमेंट जोन में है, तो वहां से प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है, या प्रोडक्शन हो रहा है तो बहुत कम हो रहा है, तो उसके कारण स्पेस की उपलब्धता में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है। कई मैन्युफैक्चरर्स की फैक्ट्री लाइक चेन्नई है, पुणे है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स है वहां से। इतना मतलब जो स्पेस की उपलब्धता पहले रहती थी आज नहीं रह पा रही है। ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स है उसको। थैंक यू दूत सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मोहित रेलन जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? मोहित जी? मोहित शायद ज्वाइन नहीं कर पाया सर। हाँ, मोहित जी। अशोक मित्तल जी? अशोक मित्तल जी? अशोक मित्तल जी शायद थे। अशोक मित्तल जी तो थे शायद। हाँ, अशोक मित्तल जी थे। लग रहा नहीं है वो है, मैं एक बार वापस चेक करता हूँ। अशोक मित्तल जी? अरुण जी अभी वो लग नहीं रहा है, यहाँ पे है, मैं चेक करता हूँ वो कहाँ है। ठीक है, कोई नहीं। कौशल अग्रवाल जी? कौशल अग्रवाल जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, कौशल अग्रवाल जी, मेरा आपसे सवाल ये है कि जो कोविड के दौरान जब लॉकडाउन था और लॉकडाउन के बाद अब अनलॉक की प्रक्रिया से अपन गुजर रहे हैं, इसमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट अभी राजस्थान में अपने हाल ही से आज से शुरू हुई है, तो इससे पहले को लेकर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में एक सोशल डिस्टेंसिंग के नाते आदमी अपने व्हीकल से जाना चाहता है, ऑफिस हो कहीं भी हो, तो इस दौरान ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में कोई नया बूस्टअप आया है कि कुछ ज्यादा डिमांड्स में कोई ग्रोथ हुआ है? सर ऐसा है, इसको ये है कि इसको एक पॉजिटिव ये देखेंगे अपन की अपने लिए तो ये अच्छी है कि लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट को छोड़ के प्राइवेट अपना व्हीकल परचेज करेंगे जी। और लेकिन दूसरी साइड ये भी दिक्कत है कि जैसे अभी उबर में, ओला में गाड़ियां चलती है टैक्सी के रूप में जी, और उसकी ईएमआई अभी चुक नहीं पा रही क्योंकि वो चालू नहीं हो पा रही, गवर्नमेंट को चालू नहीं कर रही है। और आगे
पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, जो हमारे जो वर्कर आता है, स्टाफ आता है, श्रमिक आता है दूर दूर से एरिया से जी, वो अपने स्थान पे पहुंच नहीं पा रहा क्योंकि उसका पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है। एक गरीब आदमी जो 10,000 या 15,000 रुपये महीना सैलरी पाता है जी, वो कैसे तो उसको यूज करेगा जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट होगा नहीं तो। और जी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट एक सिटी और दूसरी सिटी के बीच में रीढ़ की हड्डी कही जाती है, जी, क्योंकि उसका कम्युनिकेशन करने का एक ही जरिया है कि वो बसें और ये रेलवे जो मेन होती है वो तो कम से कम चालू रहनी चाहिए। फिर अगेन वही दिक्कत भी है कि प्रिकॉशन पूरी रहनी चाहिए। तो गवर्नमेंट को कोई बीच का कोई रास्ता निकालना चाहिए कि प्रिकॉशंस भी रहें, सेफ भी चले और पब्लिक ट्रांसपोर्ट फुल्ली चालू हो जाए जी। और सबसे बड़ी दिक्कत है जो कार्स हमारी बिकती हैं जो कि उबर में और आपने देखा होता तो मोटरसाइकिल भी जाती थी, टू व्हीलर भी जाता था जी, जो फूड को सप्लाई करने के लिए इनके लिए स्विगी जोमेटो। अब जोमेटो हो रही है तो उसमें अब ईएमआई की बड़ी प्रॉब्लम हुई, ईएमआई जमा ही नहीं हो पा रही क्योंकि वो यूज ही नहीं कर पा रहा उसको। जो कमर्शियल व्हीकल के लिए उसने टैक्सी व्हीकल के लिए उसने पेमेंट जमा कराया था, गवर्नमेंट को टैक्स जमा कराया था टैक्स व्हीकल के लिए जी। अब गवर्नमेंट ने उसका टैक्स भी लिया था जी। अब गवर्नमेंट को टैक्स देने के बाद फाइनेंस की ईएमआई भी एक प्रेशर है और उसका घर पड़ी है गाड़ी में, तो बड़ी दिक्कत है इधर। नहीं तो मतलब पब्लिक ट्रांस मतलब कोई नया बूस्टअप नहीं मिल पाया, इससे सेल्स में कोई ग्रोथ नहीं आ पाई, इससे कोई खास बूस्टअप वो नहीं आया। हाँ लॉन्ग रन में देखते हैं कि हो जाए शायद, लेकिन लग नहीं रहा क्योंकि इनकम ही नहीं है तो क्या है, इनकम की तो प्रॉब्लम है। अच्छा, इनकम की ज्यादा मेन प्रॉब्लम है। अच्छा, थैंक यू कौशल जी। ठीक है, अशोक मित्तल जी शायद जुड़ गए हैं। हाँ जी वैसे नमस्कार सर, स्वागत है आपका। सर स्वागत है मित्तल साहब। धन्यवाद सर। आप थोड़ा सा ये बताना चाहेंगे कि जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के जो 3 व्हीलर्स हैं, जो ऑटो रिक्शा है या सर उनकी क्या सेल्स आ रही है, अगर ये ई रिक्शा ने कितनी उसकी सेल्स को डेंट किया है या उसकी सेल्स बढ़ रही है। जब बजाज के आरी एक ऑटो रिक्शा खूब चलते हैं, तो इसका क्या सिनेरियो है अभी सर 3 व्हीलर्स में तो बहुत ज्यादा ड्रॉप है। और मैं कंपैरिजन करूं लास्ट ईयर से अभी का, जो मई जून का, अप्रैल में तो लॉकडाउन था इसलिए किसी का भी कोई बिक्री नहीं थी, लेकिन मई में जो 2019 में 1349 पूरे राजस्थान में 3 व्हीलर बिके थे और अभी केवल 9 रजिस्टर्ड हुए हैं। और जून में लास्ट ईयर 1166 बिके थे, अभी 136 हैं खाली। और अभी जुलाई में टिल डेट आज तक 142 खाली बिके हैं, तो उस हिसाब से 10% की सेल है, 90% का ड्रॉप है। इसमें जो प्रॉब्लम आ रही है वो कि एक तो सरकार ने एक तो कह दिया कि मोरेटोरियम हम 3 महीने का, 4 महीने का, 5 महीने का देंगे जो ऑलरेडी 3 व्हीलर के ओनर्स हैं। अब वो बेचारे बहुत ही मैं समझता हूं कि जो समाज के अंतिम पायदान पर बैठा हुआ व्यक्ति है जो 3 व्हीलर काम में ले रहा है और जैसे तैसे अपने परिवार को चला रहा है, उसमें वो 1,800 रुपये रोज कमाता है अगर वो पूरा दिन चलाता है। तो अभी ना तो ट्रेन चल रही है ना बसेस चल रही हैं और उसका रोज का इनकम नहीं हो पा रही। पर जो फाइनेंसर्स हैं वो लगातार उनसे रिकवरी करने का प्रेशर बना रहे हैं, उससे बहुत ज्यादा एक माहौल अटपटा सा हुआ पड़ा है। सेकेंडली सरकार की तरफ से एक्चुअली डबल एक मैसेज आ रहा है। सरकार तो कहती है मोरेटोरियम दे दिया हमने, लेकिन फाइनेंसर्स कहता है कि नहीं हमको तो रिकवरी करनी है और वो कंटिन्यूअसली प्रेशर बना रहा है। तो सरकार को कुछ ना कुछ सामने आके कोई ना कोई एक ऐसा पैकेज देना चाहिए या कुछ स्पष्ट एक मैसेज होना चाहिए कि क्या करना है। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। दूसरा, सरकार की ओर से कोई क्लैरिफाई नहीं है, मतलब बैंकिंग फाइनेंस ना बिल्कुल नहीं है। वो तो कहते हैं मोरेटोरियम हमको 4-5 महीने का है, उसके बाद आप रिपेमेंट दे सकते हैं, पर फाइनेंसर्स तो अभी लगातार लगा हुआ है रिकवरी के लिए, तो एक माहौल खराब है। दूसरा, नया तो कुछ खरीदने का सोच भी नहीं सकता क्योंकि ना ट्रेन चल रही है, बस चल रही है, ना स्कूल्स खुले हुए हैं। तो दूसरा प्रॉब्लम क्या है कि आम आदमी भी उतना डरा हुआ है कि वो 3 व्हीलर में बैठना ही नहीं चाह रहा। उसको लगता है कि कोविड में कहीं प्रॉब्लम नहीं हो जाए तो और दूसरे साधन को उपयोग ले रहा है या फिर जैसे तैसे वो अपने आप को मैनेज कर रहा है। तो ये 3 व्हीलर का सेगमेंट तो बुरी तरह एक तरह से क्रश्ड हो गया रिगार्डिंग द ओनर ऑफ द 3 व्हीलर एंड द डीलर ऑल्सो। तो कुछ ना
कुछ सरकार को सामने आना चाहिए, क्योंकि इसका जो ओनर है वो बहुत ज्यादा डे टू डे पैसा कमाने वाला है, रोज कुआं खोदता है, रोज पानी पीता है, ऐसा मेरा मानना है। और फाइनेंस कंपनीज को भी लोन पीरियड को एक्सटेंड करना चाहिए। जैसे 4 साल का लोन दिया है तो उसको 4.5 करे, 5 करे, रीशेड्यूल होने चाहिए जितने भी लोन एग्रीमेंट्स हैं, जो शायद नहीं हो रहे, ऐसा मुझे लगता है। तो 3 व्हीलर का तो और सामने दिख भी नहीं रहा, हम सब लोग केवल दीपावली को ही आशा लगा के बैठे हैं। मुझे नहीं लग रहा कि अगस्त और सितंबर में भी कुछ हो पाएगा। सितंबर में श्राद्ध है और अगस्त में तो कोई ऐसे इंडिकेशन नहीं आ रहे, ऐसा मेरा सोच है। थैंक यू मित्तल जी, थैंक यू मित्तल जी। सुभाष गहलोत जी। सुभाष जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। हाँ सुभाष गहलोत जी, ये लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं। पहले पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस में एक अंतर हुआ करता था, जो वर्तमान समय में अंतर भी खत्म हो गया है। कई जगह तो डीजल भी कई स्टेट में तो महंगा हो गया है। तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में आपके जो पहले डीजल गाड़ियों की डिमांड आती थी कि डीजल सस्ता आता है, एवरेज ज्यादा देगी, तो अब दोनों बराबर हो गए। तो कस्टमर का क्या फीडबैक आ रहा है सेल्स के नजरिए से? आप किस नजरिए से देखते हैं इसको, पेट्रोल डीजल प्राइसेस को? आप सही कह रहे हैं कि हमने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि डीजल और पेट्रोल एक दाम बिकेंगे जी। ये भी इस जिंदगी के अंदर ही हमें देखने को मिल गया जी। ये ऐसे मौके पे आया जब व्हीकल BS4 से BS6 में कन्वर्ट हुए जी। BS6 में कन्वर्ट होने के लिए डीजल व्हीकल के अंदर कॉस्ट का इजाफा कुछ ज्यादा होना था जी। तो बहुत से मैन्युफैक्चरर ने तो डीजल के अंदर पर्सनल व्हीकल को कन्वर्ट ही नहीं किया जी। और जिन्होंने किया उनको हैवी कॉस्ट, डिफरेंशियल कॉस्ट जो पेट्रोल के मॉडल पे और डीजल के मॉडल में है वो 1 लाख से बढ़ के 1.5 या 2 लाख रुपए का डिफरेंस आ गया। एक तरफ तो डीजल की गाड़ियां महंगी हो गई, दूसरे डीजल का प्राइस और पेट्रोल का प्राइस पैरिटी पे आ गया, एक पैरिटी पे आ गया जी। इसलिए पहले से जो डीजल गाड़ियों का मार्केट था वो मार्केट शेयर जो था वो डिक्लाइन हो रहा था। अभी इस पीरियड में 30% और डिक्लाइन हो गया और हम ये समझते हैं कि इन ए कमिंग पीरियड अगर यही हालात रहे तो डीजल मार्केट बिल्कुल श्रिंक हो जाएगा जी। पेट्रोल एंड CNG इस मार्केट को टेक ओवर कर लेंगे। पेट्रोलियम में एक बात, हाँ पेट्रोल के प्राइस में एक बात और अपने को समझनी पड़ेगी कि इंटरनेशनल मार्केट जो है इस समय $44 के ऊपर क्रूड ऑयल है जो कि $125 पर हुआ करता है जी। 1/3 प्राइस रह गया। और अगर मान ले इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स का देखें तो वो कह रहे हैं कि $15 से $20 के ऊपर जाके ये स्टेबलाइज होगा जी। ठीक है ना। ये गवर्नमेंट के लिए एक अच्छा सोर्स है रेवेन्यू का, इसमें डिनाई नहीं करूंगा, उनको इस समय जरूरत भी है। लेकिन इसके 2 एस्पेक्ट हैं। अगर इस पैरिटी को नीचे नहीं लाते हैं तो कॉस्ट ऑन कंज्यूमर बहुत हैवी है हमारी कंट्री में, जबकि दूसरी कंट्रीज में ये कॉस्ट हैवी नहीं होगी। और ये कॉस्ट जब स्पेशली गुड्स ट्रांसपोर्ट पे आती है तो इकोनॉमी के ऊपर इन्फ्लेशन जनरेट करती है जी। ठीक है ना। दूसरा ये कि अगर ये पैरिटी के लेवल पे आ जाती है तो फ्यूल की जो गाड़ियां हैं, पेट्रोल और डीजल की जो गाड़ियां हैं वो इलेक्ट्रिकल गाड़ियों को बहुत तगड़ा कंपटीशन देंगी और इलेक्ट्रिकल गाड़ियों को इकोनॉमिकल होना जी और मुश्किल हो जाएगा और वो दे विल हैव टू इन्वेंट अ बेटर टेक्नोलॉजी जी ठीक है ना। तो पर इट इज ये इनएविटेबल है क्योंकि होके रहेगा, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट का प्रेशर है जी, वो तो डिक्लाइन होगा ही। और मैं समझता हूँ कि सरकार को भी कभी ना कभी वास्तविकता के साथ में रूबरू होना पड़ेगा। कोविड की सिचुएशन के बाद में हम आशा करते हैं कि देयर वुड बी ग्रेटर रिडक्शन, प्राइस में काफी कमी आएगी। पर ये मान के चलिए कि डीजल पर्सनल व्हीकल में स्पेस डीजल गाड़ियों का बहुत कम हो गया और आने वाले समय में भी डीजल गाड़ियों का जो है वो स्पेस और घटेगा। पर्सनल व्हीकल में तो बहुत घटेगा, कॉमर्शियल व्हीकल में डीजल ऑफ कोर्स बहुत चलती हैं और उसमें भी पेट्रोल का कुछ स्पेस बने तो मैं नहीं कह सकता जी, बट पर्सनल व्हीकल तो मैं समझता हूं कि काफी नेग्लिजिबल हो जाएगा डीजल का शेयर इन टोटल व्हीकल्स। थैंक यू सर, थैंक यू। राहुल शाह जी, राहुल शाह जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? राहुल शाह जी। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार राहुल जी, स्वागत है आपका। राहुल जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो अब तक के आपके सेलिंग प्रोसेस थे, शोरूम के कस्टमर आता था उसको आप अटेंड करते थे, सभी देते थे,
कोविड के दौरान टच करना, बात करना, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना, ऐसी कई चीजें उत्पन्न हो गई है। तो एक सभी कंपनियों ने, हुंडई ने, वॉल्वो ने वर्चुअल शोरूम स्टार्ट कर दिए हैं। तो इस प्रकार कॉन्टैक्टलेस सेलिंग क्या सफल रह पाएगी इस कोविड चैलेंजेस के दौरान, या कॉन्टैक्टलेस सेलिंग को आप किस नजरिए से देखते हैं? नमस्कार। वैसे अभी पहले डिस्कशंस में अभी आया है कि आप कॉन्टैक्टलेस सेलिंग हो नहीं सकती जी। कस्टमर को आखिर आके फील एंड टच देना ही पड़ेगा, देखना ही पड़ेगा जी। इंक्वायरी करने तक को समझने है, लेकिन जब तक की गाड़ी को चलाए, जब तक वो गाड़ी को देखेगा नहीं, महसूस नहीं करेगा, फैमिली नहीं देखेगी, बैठ के नहीं देखेगा, वो हो नहीं सकता जी। तो कंसेप्ट मार्केटिंग के लिए ठीक है, गाड़ी का अपना प्रेजेंटेशन दिखाने के लिए ठीक है, लेकिन जब तक वो गाड़ी फील टच नहीं करेगा वो काम देख ही नहीं सकता, खरीद ही नहीं सकता, और आखिर में उसको आके लेके जानी है, वो तो देखना पड़ेगा जी। वर्चुअल शोरूम्स कंसेप्ट अच्छा है, कस्टमर को लुभाने के लिए चीज अच्छी है, लेकिन लॉन्ग रन कस्टमर को तो आना ही है डीलरशिप में। तो लॉजिक नहीं मानता कि वो हम सक्सेस हो पाएगा। हेलो, हाँ राहुल जी बताएं। हाँ सर, एंड वही है कि इट इज नॉट सक्सेसफुल एट ऑल अभी तक, और आगे जाके मेरे को नहीं लगता ये सक्सेस हो पाएगा। तो अभी फील एंड टच नहीं है। अच्छा, पहले फील एंड टच जरूरी है, चाहे टू व्हीलर हो चाहे फोर व्हीलर हो। टू व्हीलर में भी ये प्रोसेस नहीं हो पाएगा। आवाज पहुंच चला, आवाज आ रही है आपकी? आ हाँ रही जी है जी, बताएं। मतलब टेस्ट ड्राइव मस्ट बी नेसेसरी फॉर परचेज अ व्हीकल। तो जरूरी है नहीं, कन्विंस करने के लिए इतने सारे मॉडल्स हैं, इतनी सारी वेरिएंट्स हैं, जब तक कि वो फील एंड टच नहीं करेगा वो कन्विंस हो ही नहीं पाएगा, हम बेच ही नहीं पाएंगे गाड़ी को या टू व्हीलर को। कन्विंस कौन सी गाड़ी कैसे करते हैं वो देना ही पड़ेगा, वो वर्चुअल शोरूम से नहीं हो सकता। अच्छा, तो अभी जो स्लो डाउन चल रहा है, इसको अप होने की कब तक की उम्मीद है? तो स्लो डाउन मार्केट ट्रेंड अभी तक तो जैसे पहले भी बात हुई, फाइनेंस के इश्यूज हैं, अभी हम एक यूरो 4 से यूरो 6 में आए हैं, कस्टमर अभी डरा हुआ है, कस्टमर अभी तक शोरूम पे पूरी तरह से पहुंच नहीं रहे हैं, अनसर्टेनिटी है, फंड्स रोटेशन नहीं हो रहा है, फाइनेंसिंग नहीं हो रही है, एंड ऑफ द डे उसको बूस्ट नहीं मिला। एक्सपेक्ट करते हैं, हम डिपेंडेंट है त्योहार के ऊपर, दिवाली पे, नवरात्रों में जो बूस्ट आएगा अब आज के आगे हम उसी को देख सकते हैं, लेकिन कोविड सिचुएशन कैसे जाती है उसके ऊपर डिपेंडेंट है। थैंक यू सर, थैंक यू। संदीप कोहली जी को मेरी आवाज मिल रही है? संदीप जी? यस सर, यस सर, यस अरुण जी, स्वागत है आपका। मैं ये जानना चाहूंगा कि ऑटोमोबाइल्स में आपका इलेक्ट्रिक सेगमेंट में क्या फ्यूचर को देखते हैं आप? जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रहे हैं, तो टू व्हीलर्स पहले भी आए थे, अभी भी आ रहे हैं, फोर व्हीलर्स भी आ रहे हैं, कंपनियों ने फोर व्हीलर्स बहुत अपग्रेड मॉडल उतारे हैं, तो ऑटोमोबाइल्स में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का क्या फ्यूचर देखते हैं आप? इलेक्ट्रिक व्हीकल जिस तरह से गवर्नमेंट का फोकस रहा है और था, लेकिन गवर्नमेंट पॉलिसी भी इसमें थोड़ा यो है, कभी ऊपर कभी नीचे, और जिस तरह से इंडस्ट्री ने अभी BS6 को लेकर के इन्वेस्टमेंट किया है, मैन्युफैक्चरर्स ने किया है, ऑयल कंपनीज ने सारा किया है, और इलेक्ट्रिक का इंफ्रास्ट्रक्चर अभी उतना है नहीं जितना कि अपेक्षित है, क्योंकि उस हिसाब से चार्जिंग स्टेशंस अभी बन नहीं पाए हैं, और उतनी ज्यादा लॉन्गेविटी व्हीकल्स की आई नहीं है, और कॉस्ट डिस्पैरिटी अभी भी काफी है जिस हिसाब से है, और स्पेशली जो ये कंपोनेंट्स और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में ज्यादा डिपेंडेंट टेक्नोलॉजी में अगर हम देखेंगे
तो हमारे चाहे मैन्युफैक्चरर्स हो या कंट्री हो, चाइना के ऊपर काफी ज्यादा डिपेंडेंट था। और वहाँ पे अगर ट्रेड सिचुएशन क्या रहती है, उससे एक अनसर्टेनिटी रही है। अदरवाइज डेफिनेटली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अगर हम देखेंगे तो एनवायरनमेंट के हिसाब से, सब चीज के हिसाब से तो बेटर है। और फ्यूचर अब गवर्नमेंट का कितना इनिशिएटिव रहता है उस हिसाब से, क्योंकि जितना सपोर्ट गवर्नमेंट पहले करना चाह रही थी, शायद वो सपोर्ट पूरा अभी नहीं मिल पा रहा है। तो ड्यूटीज में कस्टमर को, क्योंकि जो प्राइस डिस्पैरिटी है, उस हिसाब से कस्टमर को क्या इंसेंटिव रहेगा टैक्सेस में या उसके अंदर जो छूट रहेगी उनको अपग्रेड करने के लिए, तो वो गवर्नमेंट सपोर्ट पूरा अगर रहेगा तो डेफिनेटली फ्यूचर उसका रहना चाहिए। पर जिस तरह से अभी ओएमईज ने, इन्होंने मैन्युफैक्चरर्स ने और इन्होंने और ऑयल इंडस्ट्री ने इन्वेस्टमेंट करे हैं, उससे अभी नहीं लगता है कि नियर फ्यूचर में हम बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक की तरफ जा पाएंगे। थैंक यू संदीप जी, थैंक यू सर। अब शायद सभी, अब यंग एंड डायनामिक चेयरमैन फाड़ा के स्टेट के साईं गिरधर जी के पास आना चाहूंगा मैं। साईं सर, मिल रही है मेरी आवाज आपको? नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार सर, सभी बातें आपने सुनी, मैंने भी सुनी। अब मैं लास्ट आपसे ये चाहूंगा कि जैसा कि एक तो मॉरिटोरियम सितंबर से सेल्स को बूस्टअप देने वाला है, फेस्टिवल सीजन से सभी को उम्मीदें रहती है, कोविड नहीं था तब भी फेस्टिवल सीजन से बहुत बड़ी उम्मीद रहती है। मैं ये आपसे पूछना चाहूंगा कि कंपनीज के द्वारा जो जैसे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं कि वर्चुअल सेलिंग का प्रेशर आ रहा है या नई स्टाइल कोविड के दौरान आ रही है, तो जो दीपावली या मॉरिटोरियम के बचाव के लिए कंपनीज की तरफ से क्या तैयारी है कि सेल्स की तरफ बूस्टअप मिले? और राजस्थान का जो बूस्टअप है वो रूरल मार्केट में ज़्यादा देखते हैं या आप अर्बन मार्केट में सेल्स की पोटेंशियल ज़्यादा दिखती है? और स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का किस तरीके का रवैया रहना चाहिए जिससे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो सबसे ज़्यादा योगदान दे रही है रोजगार के क्षेत्र में, जीडीपी के क्षेत्र में, जो वापस से उठ खड़ी हो और दोबारा से टॉप स्पीड में चले? जी सर, बताइए। सर, अरुण जी, पहले तो आपका और दैनिक नवज्योति परिवार का तहे दिल से शुक्रिया कि आपने हमें एक ये माध्यम दिया जहां पर हम अपने ऑटो रिटेल सेक्टर से जुड़ी बातें कर सकते हैं। हमारे जो हमें कठिनाइयां आ रही हैं, जो हमें इस कोविड के दौरान जो हमारी परेशानियां हैं, वो आप लोगों के सामने हम पेश कर सकें। और मेरा ये मानना है कि अगर आपको हम वो चीजें समझा पाएंगे तो आपके माध्यम से हम जो उसको रिजॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमारे हाथ में नहीं होती हैं। जी सर, जी सर। जो चीजें लोग रिजॉल्व कर सकते हैं, हम उन तक हमारी आवाज पहुंच पाएगी। जी सर। तो उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया साहब। थैंक यू सर, थैंक यू। सेकेंडली, अब मैं आपके क्वेश्चन पे आ रहा हूँ कि जी सर, जो मैं समझ पाया हूँ, अगर मेरे कोई समझने में कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। जी सर, जी सर। हमारा जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है, सबसे पहले मेरे को ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि जैसे निकुंज सांगी जी ने बताया, इनिशियली आपने बताया जी, इसका एक कंट्री को सपोर्ट करने में, कंट्री को खड़ा करने में जी कितना बड़ा योगदान देता है ऑटोमोबाइल सेक्टर। जी सर। आर्थिक रूप से, एम्प्लॉयमेंट के रूप से जी, उसको आप वो अनपैरेलल है, उसको आप कंपेयर नहीं कर सकते। जी सर, जी सर। तो किसी भी देश को अगर आपने विकास की दिशा में लेकर के जाना है तो उसमें ऑटोमोबाइल सेक्टर का योगदान इज मस्ट। आप कोई भी देश के अंदर में आप उसकी प्रगति नहीं देख सकते जब तक कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में डेवलपमेंट नहीं हो। जी सर। तो ये तो हमारा सबसे पहला हमारा विचार में ये क्लियर होना चाहिए कि ऑटोमोबाइल सेक्टर की ग्रोथ हमें करनी ही करनी है। उसके बिना कोई भी सरकार, चाहे वो क्षेत्रीय हो या वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, वो आगे डेवलपमेंट का काम नहीं कर सकती है। जी सर। क्योंकि आज की डेट के अंदर में हमारा अगर रोल देखें इसके अंदर में, तो हम एक टैक्स कलेक्शन एजेंट हैं जो सरकार से कोई तनख्वाह नहीं लेते हैं। जी। हम जो भी माल बेचते हैं उसका करीब हमारा 60% रेवेन्यू, आप ये मानिए, अगर मैं 100 रुपए का धंधा करता हूँ तो 60 रुपए मैं सरकार को देता हूँ इन शेप ऑफ टैक्सेस। जी सर। और उसके मैं सरकार से कोई ना तनख्वाह देती है सरकार मेरे को, ना कुछ।
तो एक तरह से हम एक टैक्स कलेक्शन एजेंट्स हैं विदाउट एनी सैलरी फॉर दी गवर्नमेंट, विदाउट एनी रेम्यूनरेशन। तो अगर आपको एक इतना अच्छा एक इंफ्रास्ट्रक्चर मिला हुआ है जहां पर आपने कोई इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई आप सैलरी का आपने खर्चा नहीं करना है, तो मेरा ये मानना है कि सेंट्रल और स्टेट दोनों गवर्नमेंट्स को ये हमारी सेहत का या हमारी डेवलपमेंट का, हमारी फाइनेंशियल हेल्थ का उन्हें ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरा, ऑटोमोबाइल आज की डेट के अंदर में कोई भी अगर ऑटोमोबाइल आदमी खरीदता है, चाहे वो नई खरीदे चाहे वो पुरानी खरीदे, और एक तरह से ऑटोमोबाइल का डिसीजन एक फैमिली से जुड़ा होता है, आपके सेंटिमेंट्स जुड़े हुए होते हैं। और सेंटिमेंट्स एक सिर्फ मैं अगर चाहूं आज जयपुर के सेंटिमेंट्स या राजस्थान के सेंटिमेंट्स को चेंज कर दूं, या उसको एक जैसे कहते हैं हैप्पीनेस इंडेक्स, मैं उसको हैप्पीनेस इंडेक्स बढ़ा दूं, तो मैं अकेला वो काम नहीं कर सकता, मैं उसमें कुछ योगदान कर सकता हूँ। आप योगदान कर सकते हैं, जैसे अभी राजीव जी ने बोला पॉजिटिव न्यूज के लिए, तो आप वो योगदान कर सकते हैं, लेकिन उसमें एक्चुअल योगदान एक तो ओवरऑल सेंटिमेंट्स को चेंज करने का योगदान है, वो मेरे हिसाब से सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का ही रोल है। थैंक यू सर। जी सर। अगर हम बात करें टैक्सेशन की, जिस हिसाब से आज की डेट के अंदर में ऑटोमोबाइल में टैक्सेशंस लगे हुए हैं जी, तो मैं ये नहीं है कि किस सरकार ने टैक्स बढ़ाए, जैसे अभी हमारी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसने अभी रजिस्ट्रेशन के टैक्सेस अभी पीछे बढ़ाए थे, ये अपना फरवरी में टैक्सेशन हमारा बढ़ा था, रजिस्ट्रेशन के चार्जेस। तो ये इस गवर्नमेंट ने नहीं बढ़ाई, ये जो भी सरकार आती है चाहे सेंटर में हो स्टेट में हो, हमारे ऑटोमोबाइल सेक्टर के ऊपर टैक्स पे टैक्स लगे जा रहा है जी। तो हमने स्कूल में पढ़ा था, एक होता है सिस्टम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। हर बार ऐसा नहीं होता कि आप कोई भी अगर मैं एक चीज बेच रहा हूँ तो उसके ऊपर अगर मैं टैक्स लगा दूं तो सरकार को उसमें इनकम ज्यादा होने लग जाएगी जी। एक टाइम ऐसा आएगा कि जब हम टैक्स कर करके उस पर्टिकुलर चीज की वैल्यू इतनी ज्यादा बढ़ा देंगे कि लोग वो खरीदना ही बंद कर देंगे, तो सरकार का टैक्स में इजाफा नहीं होगा बल्कि उसके अंदर नेगेटिव हो जाएगा। तो अगर हम ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर में अगर हमें बूस्ट चाहिए तो सेंट्रल और स्टेट दोनों गवर्नमेंट्स को मिलकर के हमारे जो टैक्सेस हैं, हमारे गाड़ियों के ऊपर में, जो हमारे व्हीकल्स के ऊपर जो टैक्सेस लग रहे हैं, आज की डेट के अंदर में जीएसटी आने के बाद में हमें ये उम्मीद थी कि हमारे ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर में जो सबसे ज्यादा टैक्सेस लगते हैं, पेट्रोल के बाद में सबसे ज्यादा टैक्सेस ऑटोमोबाइल सेक्टर में है, उसमें कुछ गिरावट आएगी। बल्कि देखा ये गया कि हमारे टैक्सेस और ज्यादा बढ़ गए। अगर रजिस्ट्रेशन की बात करें स्पेसिफिकली, अब मैं राजस्थान की अगर बात करूं रजिस्ट्रेशन की, राजस्थान के अंदर में जो रजिस्ट्रेशन चार्जेस है वो नेबरिंग स्टेट से सबसे ज्यादा है। आज अगर मैं गुजरात चला जाता हूँ, गुजरात के अंदर में 6% रजिस्ट्रेशन है और 6% भी प्री जीएसटी पे है। मतलब मैंने अगर 100 रुपए की गाड़ी खरीदी है तो 100 रुपए की गाड़ी में जो प्री जीएसटी रेट है, अगर वो प्री जीएसटी रेट 60 रुपए है तो 60 रुपए पे 6% दे रहा हूँ मैं। राजस्थान के अंदर में वो एवरेज जो है, मतलब देयर इज अ रेंज, बट एवरेज जो अपना हमारा जो रोड टैक्स है वो करीब 10% है जी। तो मैं क्यों नहीं गुजरात जाकर के गाड़ी खरीदूं? मेरे को क्या जरूरत है कि मैं राजस्थान से गाड़ी खरीदूं? वो तो स्टेट में आते ही तो रजिस्ट्रेशन चेंज करना पड़ेगा, तो महंगा पड़ जाएगा उसको। तो महंगा तो पड़ेगा सर, लेकिन अरुण जी आज की डेट के अंदर में अगर हम नेबरिंग सिटीज की बात करते हैं, आज मैं अगर जोधपुर की बात करता हूँ, आज मैं उदयपुर की बात करता हूँ, बांसवाड़ा की बात करता हूँ, अगर मैं टूवर्ड्स दिल्ली आ जाए तो अलवर, भरतपुर, भिवाड़ी इसकी बात करता हूँ, तो वहां पर लोग हरियाणा से लेते हैं, वहां पर अपना आपके उदयपुर साइड लोग जो गुजरात से ले लेते हैं गाड़ियां। तो आप अगर गंगानगर साइड जाएंगे तो लोग पंजाब चले जाते हैं, पंजाब से ले लेते हैं गाड़ियां। तो हमारे को अगर राजस्थान में हमारे को ऑटोमोबाइल सेक्टर को बूस्ट करना है तो हमारे को सरकार को जो ये हमारा रजिस्ट्रेशन के जो टैक्सेस है उसको आपको देखना पड़ेगा ही पड़ेगा। दूसरा, आज की डेट के अंदर में जो हमारी स्थिति है, जो कोविड है, जो ये महामारी फैली हुई है, ये मेरे हिसाब से हमारे में से किसी ने भी उसके लाइफ टाइम में इतना बड़ा महामारी का ये प्रकोप हमने नहीं देखा है, और हमें ये भी नहीं पता है कि हम आगे किस डायरेक्शन में जा रहे हैं।
अभी जैसे निकुंज भाई ने बताया कि केसेस 47,000 आए, आज पता नहीं शायद 50,000 आ जाए, कल को शायद 1 लाख केसेस हो जाए, तो हमें नहीं पता हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। आज अगर हमें ऑटोमोबाइल सेक्टर को काम तो करना है, आपको आप ये नहीं कर सकते लॉकडाउन करके आप अपने घर बैठ जाए, साहब मैं बीमार ना हो जाऊं, तब तो वैसे ही भूखे मर जाएंगे हम। काम, अगर हमें काम भी करना है और कोविड से भी लड़ना है, तो हमें आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा। हमारे को नॉर्मल कोर्स के अंदर में जो हम काम करते हैं, नॉर्मल जो हमारी सोच है, नॉर्मल सोच से काम नहीं चलेगा इस टाइम में, इस दौर में हमें आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करनी पड़ेगी। आज अगर हमारे रजिस्ट्रेशन चार्जेस ज्यादा है, लॉन्ग रन में हम कम कर देते हैं, ऐसा क्यों नहीं करते कि हम दिवाली तक इसको 50% की छूट दे दें। आज अगर आप दिवाली तक इसमें 50% की छूट दे देते हैं, मैं गारंटेड करता हूं सरकार को नुकसान नहीं होगा। सरकार को अगर 200 करोड़ रुपए पहले मिलते थे आरटीओ टैक्स के अंदर में, आज मात्र करीब कोई 30 या 40 करोड़ रुपए रह गए। सरकार को अगर 200 करोड़ में जो 30 करोड़ रुपए रह गए, सरकार को 100-150 करोड़ रुपए आरटीओ का मिल जाएगा अगर 50% कर देती है वो। लेकिन तब भी अगर उसको 50 या 75 करोड़ का नुकसान नहीं होगा, कि आपकी गाड़ियां ज्यादा बिकेंगी। जो जीएसटी है जो करीब 29% से 50% होता है, उसका आधा शेयर स्टेट गवर्नमेंट का होता है। सरकार को करीब 400-500 करोड़ का एडिशनल जीएसटी में इनकम आ जाएगी। और हमारा ऑटोमोबाइल सेक्टर में इमीडिएटली हमने सेंटिमेंट चेंज कर दिया। आज हमें पता है कि ऑटोमोबाइल आज की डेट के अंदर में कोई लग्जरी नहीं रहा, नेसेसिटी बन गया है। अगर एक आदमी को उसको अपना कोई बिजनेस करना है, उसको अगर अपने घर जाना है, उसको दुकान पे जाना है, उसको अपने ऑफिस जाना है, तो उसको अपना पर्सनल व्हीकल खरीदना है। सरकार का ये रोल बनता है कि सरकार इस टाइम के अंदर में उसके वो खरीद के अंदर में कुछ एक कंट्रीब्यूशन करे, ताकि उसकी जेब पे कम भार पड़े। सैलरीज ऑलरेडी कम हो रही है, बिजनेस ऑलरेडी कम चल रहे हैं, और उसके बाद फिर हम उसके ऊपर एक और भार डाल दें। तो अगर कुछ लोड अगर सारे धीरे-धीरे कुछ लोड अगर सारे ले लेंगे, ऑटोमोबाइल सेक्टर इमीडिएटली रिवाइव कर जाएगा। तो इट इज, आज नितिन गडकरी जी पिछले 2 साल से 2.5 साल से कह रहे हैं स्क्रैपेज पॉलिसी के लिए, कि गाड़ियां, पुरानी गाड़ियां हम स्क्रैप करेंगे, उससे पोल्यूशन भी कम होगा, और उसके बाद जो गाड़ियां स्क्रैप होगी तो हम वो ग्राहक नई गाड़ियां ले पाएगा। लेकिन वो स्क्रैपेज पॉलिसी आज तक हम देख नहीं पाए। अभी पिछले कुछ, मैंने ये लॉकडाउन के दौरान ही मैंने उनके 2 वेबिनार्स देखे। दोनों वेबिनार्स में उन्होंने बोला था बस मैं दिल्ली जा रहा हूँ, दिल्ली जाते ही मैं स्क्रैपेज पॉलिसी अनाउंस कर दूंगा। आज तक वो स्क्रैपेज पॉलिसी नहीं आई है। वो स्क्रैपेज पॉलिसी किस शेप में आती है? एक तो होता है कि आप कंपलसरी कर दीजिए, मैं डंडा मार के कस्टमर को बोलूं साहब तू तो पुरानी गाड़ी स्क्रैप कर, उसके बाद नहीं ले या ना ले मेरे को मतलब नहीं है। दूसरा होता है कि आप कस्टमर को, अपनी जनता को आप एक इंसेंटिवाइज करें, आप उनको आप समझाएं कि साहब आप पुरानी गाड़ी आप स्क्रैप कर दें, और वो स्क्रैपेज का सर्टिफिकेट लेकर के आप शोरूम में जाएं, और आपको ये बेनिफिट मिलेगा उससे। हाँ, एक सर्टेन अमाउंट कम किया जाएगा उसमें, कॉस्टिंग में से कुछ। सिंपल है। आज आपका अगर 48% जीएसटी है, आपको तो भैया तू अपनी गाड़ी स्क्रैप कराएगा, तेरे को जीएसटी के अंदर में 15% की छूट मिलेगी। हाँ, वो वैल्यू वैसे कैलकुलेट हो गई। हाँ, तो मेरा ये मानना है कि अगर आप कोई भी चीज डंडा मार के करते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करने में टाइम लगता है। किसी भी चीज को अगर आप इंसेंटिवाइज करके करते हैं, आज की डेट में देखिए अवेयरनेस है, लोगों को पता है कि पोल्यूशन हो रहा है, हम अपनी नेक्स्ट जनरेशन के लिए एक कैसा माहौल छोड़ के जाएंगे, तो हर एक आदमी कंट्रीब्यूट करना चाहता है। तो वो कंट्रीब्यूट भी करेगा, वो अपने लिए एक नई और एक अच्छा व्हीकल भी खरीद पाएगा, और उसके बाद में वो पूरी देश को बिल्ड करने में, इकोनॉमी को सपोर्ट करने में हेल्प कर पाएगा। आज सपोजिंग मैं आज सपोजिंग नई गाड़ी नहीं खरीद पा रहा हूँ, मेरे को पुरानी गाड़ी खरीदनी है। आज पुरानी गाड़ी के अंदर में राजस्थान में सबसे ज्यादा रजिस्ट्रेशन चार्जेस है। भाई जब मैंने नई गाड़ी खरीदी थी, तो मैंने आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन टैक्स दे दिया था। अब आज अरुण जी मेरे से वही गाड़ी खरीद रहे हैं, मेरी गाड़ी सरकार वन टाइम रजिस्ट्रेशन चार्जेस वसूल कर चुकी है। तो अरुण जी फिर दोबारा से 25% रजिस्ट्रेशन चार्जेस क्यों भरे? और फिर अरुण जी से अगर कोई और खरीदेगा, फिर वो दोबारा 25% चार्जेस भरे। आप दिल्ली जाए, पंजाब जाए, हरियाणा जाए, गुजरात जाए, 2-2 हजार, 4-4 हजार, 5-5 हजार रुपए में गाड़ी ट्रांसफर होती है। आप ट्रांसफर की फीस लो,
आप दोबारा से ग्राहक से वन टाइम रजिस्ट्रेशन चार्जेस, उसको कहते हैं एडिशनल OTT, एडिशनल चार्जेस, अब वो एडिशनल चार्जेस के माध्यम से आप नहीं ले भाई। ये आज के डेट में महामारी का दौर है। आप अगर आप ग्राहक को, अगर आप अपनी जनता को एक सुविधा देंगे, वो पैसा वो जनता की जेब से पैसा ले रहे हो आप जनता को सुविधा दे दो, कम से कम आपकी इस बहाने से सारी पुरानी गाड़ियां ट्रांसफर तो होगी। क्या होता है, आज अरुण जी मेरे से गाड़ी ले लेते हैं, मैं जानता हूँ को, मेरे नाम से गाड़ी होती है, अरुण जी चलाते रहते हैं। हाँ, फिर बाद में कल लीगल फॉर्मेलिटीज में चैलेंजेस आते हैं, बाद में प्रॉब्लम्स आती हैं। गाड़ी अगर 5,000 रुपये होता, हाँ, उसका करके तो आप करा लेते ट्रांसफर। हाँ, अब 5,000 रुपये की जगह पर 50,000 रुपये देना पड़ेगा। हाँ, वो कोई नहीं करवाएगा, उसको करवाएगा ही नहीं। कई बार तो आप यकीन नहीं मानेंगे, सॉरी मैं आपको एक मिनट और लूंगा इसमें, आप यकीन नहीं मानेंगे, कई बार तो ऐसा इंसिडेंस होता है जितने की गाड़ी नहीं होती ना, हाँ, उससे ज्यादा का टैक्स होता है। सर मैं खुद इसको प्रैक्टिकली फील कर चुका हूँ, मैं खुद कर चुका हूँ। सर मेरा एक सवाल दूसरा ये है कि ये तो हो गई गवर्नमेंट के लेवल पे बात, कि दो अगर इनिशिएटिव गवर्नमेंट ले, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट मिलकर जो अपना टैक्स का जो भी स्लैब है, उसका चाहे आरटीओ के लेवल पे है, चाहे जीएसटी को लेवल पे, एक सिंप्लीफाई कोई पैकेज उतारे, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने पैकेज अनाउंस किया है, उस तरीके से अपन कहे एक न्यू फ्रेशर्स के लिए, स्टार्टअप्स के लिए, या किसी के लिए भी कोई जो नया व्हीकल खरीदता है, खाली उसके लिए एक प्रमोशनल स्कीम दे देगी कोविड के दौरान। ये तो हो गई एक बात। दूसरी बात मैं जानना चाह रहा हूँ, ये तो पार्ट हो गया गवर्नमेंट का। अब आप सभी जो डीलर्स हैं जो यहाँ उपस्थित है, कमोवेश सभी कंपनियों के डीलर्स हैं यहाँ पे, चाहे 4 व्हीलर्स हैं, चाहे 2 व्हीलर्स है, 3 व्हीलर्स है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, सभी। तो कंपनियों की क्या भागीदारी होनी चाहिए इसके अंदर, चाहे वो मारुति हो, हुंडई हो, टाटा हो, स्कोडा हो, वॉक्सवैगन हो, कियो हो, मॉरिस गैरिस है, जेसीबी है, बजाज है, होंडा 2 व्हीलर है, हीरो है। तो मतलब उनका क्या सपोर्ट की आप उम्मीद करते हैं कि भाई गवर्नमेंट के साथ, अगर वो बिग कॉर्पोरेटेड हाउसेज हैं, क्योंकि चूंकि कोविड जो चैलेंज आया है वो अकल्पनीय है और वर्ल्ड वाइड आया है, कोई इंडिया की या कोई एक पर्टिकुलर स्टेट की या कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अब ये लंबे समय तक चलने वाली है। अगर 2021 में अगर वैक्सीन भी आ जाती है, तो वैक्सीन आने के साथ ही ये एक सेंटिमेंट रिलीफ मिल जाएगा, बट एवरीबॉडी नोज और इनटेक वैक्सीन। तो इसको लेकर के आपका क्या नजरिया है कि कंपनीज की भी क्या भागीदारी या क्या भूमिका होनी चाहिए? देखिए ऐसा है, जो आपके OEMs हैं, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं जी, आज के अंदर में सारे मैन्युफैक्चरर्स ये चीज समझते हैं, भली बात ही समझते हैं जी, जी। कुछ पब्लिकली एक्नॉलेज करते हैं, कुछ एक्नॉलेज नहीं करते हैं जी, लेकिन वो ये चीज मानते जरूर हैं जी कि बिना ऑटोमोबाइल, जो हम ऑटो रिटेल डीलर्स हैं, जो हम बेसिकली कंपनी के हाथ आंख कान है जी, हमारे बिना कंपनी का एक तरह से, मैं अगर वर्ड यूज करूं तो वजूद नहीं है जी। अगर एक कोई कंपनी चाहे कि वो सिर्फ ऑनलाइन से अपना काम कर ले जी, वो हमारे ट्रेड में पॉसिबल नहीं है जी। आप ऑनलाइन ना टेस्ट ड्राइव दे सकते हैं, ना आप ऑनलाइन कलर्स का चॉइस दे सकते हैं, ना आप ऑनलाइन पर्सनलाइज सर्विस दे सकते हैं जी जी। एक तरह से आज की डेट के अंदर में हम अनडिस्पेंसेबल है फॉर द मैन्युफैक्चरर्स जी। अगर हमारी हेल्थ अच्छी रहेगी, अगर हमारी फाइनेंशियल हेल्थ अच्छी रहेगी, हमारे एम्प्लॉइज हमारे साथ जुड़े रहेंगे। हमारे एम्प्लॉइज, बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉइज होते हैं स्पेशली वर्कशॉप के अंदर, शोरूम के अंदर, जिनमें हम बहुत टाइम और बहुत पैसा खर्च करते हैं उनकी ट्रेनिंग पे जी। आज अगर कोई ऑटोमोबाइल डीलर सबसे पहला काम क्या करेगा, अगर उसको नुकसान हो रहा होगा तो सबसे पहला वो लोगों को कम करेगा जी। वो अपने जो ट्रेंड मैन पावर है, उसकी ट्रेंड मैन पावर उसको छोड़ के जाएगी जी। तो आज मैन्युफैक्चरर्स इस चीज को समझते हैं कि ये उन्होंने डीलर को फाइनेंशियली स्ट्रांग रखना है जी। सबको ये पता है कि हिंदुस्तान के अंदर में ऑटोमोबाइल के अंदर ग्रोथ आएगी ही आएगी जी। चाहे या तो अगर गवर्नमेंट कुछ इनिशिएटिव लेगी तो अगले 3 महीने 6 महीने के अंदर आपको ज्यादा ग्रोथ दिखने लग जाएगी जी जी। गवर्नमेंट इनिशिएटिव नहीं भी लेगी तो अगले 3 साल बाद ग्रोथ आएगी, लेकिन ग्रोथ आएगी। लेकिन जिस टाइम वो ग्रोथ आएगी तो जो आपके आंख कान और नाक है, क्या वो स्थिति में होंगे कि वो कंपटीशन में आपकी गाड़ियां बेच पाए जी। आज सपोजिंगली मैं एक ऑटोमोबाइल डीलर हूं, अगर मैं अगले 6 महीने बाद मैं अगर फाइनेंशियली स्ट्रांग ही नहीं रहा जी, अगर मेरी ट्रेंड मैन पावर ही मेरे को छोड़ के चली गई जी, तो मेरे को फिर सारा इंफ्रास्ट्रक्चर दोबारा से खड़ा करना पड़ेगा जी, विच इज अगेन टाइम। तो सपोर्ट तो सारे के सारे मैन्युफैक्चरर्स कर रहे हैं। इनफैक्ट
जो लॉकडाउन का स्पेसिफिकली पीरियड था, अब तो जैसे अनलॉक 1 अनलॉक 2 चल रहा है, लॉकडाउन के पीरियड के अंदर में तो सबने सपोर्ट करा, लोगों ने कुछ मैन्युफैक्चरर्स ने डायरेक्ट डीलर्स को सपोर्ट किया, एक दो मैन्युफैक्चरर्स जिनको मैं जानता हूँ उन्होंने एम्प्लॉइज की सैलरी के शेप में सपोर्ट किया, कुछ मैन्युफैक्चरर्स ने जितने भी डीलर्स के क्लेम्स थे उनको क्लेम्स को इमीडिएटली सारा प्रोसेस करा ताकि डीलरशिप पे फंड्स की लिक्विडिटी रहे, जो आपके डीलर्स के जो स्टॉक में जो गाड़ियां थी उसका इंटरेस्ट का उन्होंने सपोर्ट किया। बट आज हमें ये सपोर्ट कंटिन्यूअस चाहिए। आज के डेट के अंदर में बड़े सारे मैन्युफैक्चरर्स ऐसे हैं जिन्होंने ये सारी सपोर्ट विड्रॉ कर ली, क्योंकि वो कहते हैं अब तो लॉकडाउन खत्म हो गया, अब अनलॉक पीरियड स्टार्ट हो गया, अब अनलॉक पीरियड स्टार्ट हो गया। लेकिन प्रॉब्लम है अरुण जी, आपको पता है कि आज के डेट के अंदर में हम लोग कैसे काम कर रहे हैं। मतलब एक मैं फैक्ट बता रहा हूँ आपको, ग्राहक तो छोड़िए, आज हमें अपने ऑफिस में हमारे खुद के एम्प्लॉइज को बुलाना चैलेंज, बिल्कुल सारी की सारी सैनिटाइजेशन की चीजें यूज कर रहे हैं, उसका एक अतिरिक्त भार आपकी डीलरशिप पे आ रहा है। सिर्फ आपको अपनी मैन पावर को आपको मोटिवेटेड रखना है, अपनी मैन पावर को आपको ये कहना भी तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम ऑफिस आ जाओ। आपको उन सभी इंश्योरेंसेस देखनी है, क्योंकि कोई भी बीमार हो गया तो वो क्या उसका परिवार उसका खर्चा उठा सकता है, नहीं उठा सकता है। आज वो नहीं बीमार हो, उसके परिवार में कोई बीमार हो गया, हाँ वो भी जिम्मेदारी बन जाती है, तो आपको उसकी इंश्योरेंस देखनी है, उसकी फैमिली की इंश्योरेंस देखनी है। तो ये मैन्युफैक्चरर्स को ये चीज समझनी है कि अभी चाहे अनलॉक आप कह ले, इसको अनलॉक 1 अनलॉक 2 कह ले, लेकिन ये सपोर्ट इनको बरकरार रखनी पड़ेगी, डीलर्स के हेल्थ को ठीक रखने के। अच्छा, दूसरा मेरा एक सवाल और था कि इंश्योरेंस का जैसे 2 व्हीलर सेगमेंट में 5 ईयर का इंश्योरेंस कर दिया, फिर भी उसको थर्ड पार्टी जो है, वर्तमान में जो खबरें चल रही है कि IRDA वापस से इंश्योरेंस का प्रीमियम बढ़ाने की तैयारी कर रहा है, और बीच में इंश्योरेंस के काफ़ी इश्यूज रहे हैं कि जिन्होंने प्रीमियम चुका नहीं पाए। तो इस तरीके से इंश्योरेंस इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को किस तरीके से आप देखते हैं कि इंश्योरेंस इंडस्ट्री को भी इस कोविड के दौरान कितना रिलैक्सेबल होना चाहिए जो ऑटो इंडस्ट्री की सहायक बने, क्योंकि ऑटो इंडस्ट्री एक अकेली इंडस्ट्री ऐसी नहीं होती कि उसके साथ कई इंडस्ट्रियां और जुड़ी होती है, बैंकिंग एंड फाइनेंस है, स्पेयर पार्ट्स की इंडस्ट्री है, इंश्योरेंस की इंडस्ट्री है, कलर पेंट की है, बहुत सारी इंडस्ट्री जुड़ी होती है। तो बेसिक इंश्योरेंस भी उसकी एक रीड है कि बिगर इंश्योरेंस की गाड़ी सड़क पे नहीं चल सकती। उसी प्रकार से प्रीमियम हर साल भरना है, 5 साल का प्रीमियम एक साथ ले रहे हो तो गाड़ी की जो कीमत है वो बढ़ जाती है। अगर इस कोविड के दौरान उसको रिलैक्सेशन दे दिया जाए अभी तो कीमत कुछ कम हो जाती है। इस इंश्योरेंस वाले नजरिए किस तरीके से? आप बिल्कुल आपका बिल्कुल नजरिया बिल्कुल सही है। इनफैक्ट जब ये 2 व्हीलर्स के अंदर में 5 साल और गाड़ियों के अंदर 4 व्हीलर्स के अंदर में 3 साल का इन्होंने जब करा था जी, तो इमीडिएट उसका इम्पैक्ट देखने को मिला था, स्पेशली 2 व्हीलर इंडस्ट्री में तो देखने को मिला था, क्योंकि आपकी जो इनिशियल डाउन पेमेंट या मार्जिन मनी जिसको हम कहते हैं, जो एक ग्राहक सपोजिंगली पहले 5,000 रुपए देकर के एक 2 व्हीलर अपने घर ले आता था जी, और उसको इमीडिएटली 10,000 रुपए देना पड़ गया कि उसको अगले 5 साल का थर्ड पार्टी प्रीमियम देना था जी। ये अगर मेरा मानना सही है या मेरी अगर जानकारी सही है तो ऑलरेडी इसके ऊपर में स्टेप्स लिए जा चुके हैं, और मेरे हिसाब से शायद अगर मैं गलत नहीं हूँ तो अगले महीने की 1 तारीख से ये नियम को वापस लिया जा रहा है, और अब आपको 5 साल की जगह सिर्फ 1 साल का ही थर्ड पार्टी देना पड़ेगा, और 4 व्हीलर्स के अंदर में भी 3 साल की जगह 1 साल का ही देना पड़ेगा। निकुंज जी, शार्विक, इफ इन केस अगर आप लोगों को करेक्ट करना चाहते हैं तो प्लीज कर दीजिए, बिकॉज आई थिंक आई हैड रेड, मैंने एक सर्कुलर पढ़ा था कि 1 अगस्त से इसमें ये चेंज होगा। निकुंज जी, तो अभी ये आधिकारिक तौर पे पूरा ऐलान इसका नहीं हुआ है, इंडस्ट्री में सब जने कोशिश कर रहे हैं इसके बारे में, और सरकार इसको सुन भी रही है। आई थिंक IRDA की जो नोटिफिकेशन आनी है वो अभी हम उसकी वेट कर रहे हैं, और ये डेफिनेटली एक रिलीफ होगा, मतलब ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए एक राहत भरा कदम होगा। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से ज्यादा मैं कह रहा हूँ कस्टमर्स के लिए राहत भरा कदम होगा। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में तो क्योंकि ये प्रीमियम ना डीलर को जा रहा है ना इंडस्ट्री को जा रहा है, बट कस्टमर का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन पिछले अगर आप 2 साल में देखें तो गाड़ी खरीदने की कॉस्ट कंटिन्यूसली बढ़ती जा रही है। कुछ कीमतें बढ़ रही हैं, कुछ टैक्सेस बढ़ रहे हैं, कुछ इंश्योरेंस बढ़ रहा है,
तो सब जने ऐसा लग रहा है कि कहते हैं ना हम लोग इंग्लिश में, किल द बर्ड विच गूस विच लेस गोल्डन एग, तो सब जगह उसको हलाल करने में लगे हुए हैं कि इससे जितना निकल जाए उतना निकाल लिया जाए। हाँ साई सर। नहीं तो वो मेरे हिसाब से, क्योंकि हमने FADA की तरफ से भी हमने इसके ऊपर में रिप्रेजेंटेशन दिए हैं, हमने IRT को भी दिए है, हमने सेंट्रल गवर्नमेंट को भी लिखा है। तो हमारा मानना है, हमें उम्मीद है, हमें सरकार से इसके अंदर हमें सपोर्ट मिलनी चाहिए। तो साई, इसमें तो अभी हमको नवज्योति के माध्यम से, जैसा आपने पहले कहा, अभी तो हमको राज्य सरकार को सबसे पहले अप्रोच करना चाहिए कि एटलीस्ट और कुछ करे नहीं करे, रोड टैक्स आधा कर दे, जैसा आपने कहा कि दिवाली तक ही आधा कर दे, तो एक बहुत बड़ी राहत मिलेगी इंडस्ट्री को भी और कस्टमर्स को भी। और सरकार का कितना इजाफा होएगा टैक्स में, ये तो मैं बयान भी नहीं कर सकता हूँ। जितना अभी टैक्स ले रही है उसका कम से कम आधा करने के बाद भी दुगना तिगना टैक्स सरकार को मिलने लग जाएगा। और जीएसटी का रूप में जो टैक्स मिलेगा, क्योंकि आधा शेयर जीएसटी में राज्य सरकार का होता है, तो जो सेल बढ़ेगी उसका आधा पोर्शन तो राज्य सरकार को मिलने वाला है। तो ये एक राज्य सरकार की बहुत बड़ी समस्या दूर हो जाएगी वित्त विभाग की, अगर सीरियसली राज्य सरकार रोड टैक्स आधा कर दे, चाहे टेम्पररी आधा करे, बट इसको आधा कर दे। इसका जो हमने रिप्रेजेंटेशन दिया था अभी प्रताप सिंह खाचरीवास जी को दिया था, रवि जैन जी को दिया था, उसमें तो हमने कैलकुलेशन करी थी डिपार्टमेंट के साथ में, करीब अगर हम इसको 3 महीने करते हैं तो महीने का 500 करोड़ रुपए का टैक्स में इजाफा होता था इन शेप ऑफ जीएसटी एंड रोड टैक्स। अगर दोनों को कंबाइन कर लेते हैं, मतलब जीएसटी को और रोड टैक्स को दोनों को जोड़ लेते हैं, जीएसटी और रोड टैक्स को अगर आप दोनों को जोड़ लेते हैं तो 500 करोड़ रुपया सरकार को महीने का ज्यादा टैक्स मिलता है, 50% छूट देने के बावजूद। मतलब सेल्स की फिगर बढ़ जाएगी, ऐसा मानना है? ऐसे बढ़ेगा? बिल्कुल बिल्कुल, यस सर। मतलब एसजीएसटी तो अभी अरुण जी, अभी जो हमारे राजस्थान के वासी गुजरात से या हरियाणा से या पंजाब से गाड़ियां खरीद रहे हैं जी, और उल्टी गंगा बहने लगेगी, वो लोग यहाँ पे आके गाड़ी खरीदने लगेंगे। नहीं, वो तो वो तो गाड़ी के साथ ये प्रॉब्लम तो पेट्रोल डीजल में भी आती है कि राजस्थान का पेट्रोल डीजल का टैक्स ज्यादा है, लोग हरियाणा से गुजरात से डीजल बढ़ा के इधर आ जाते हैं। पेट्रोलियम डीलर्स की भी यही मांग रहती है कि साहब हमारा पेट्रोल डीजल कम बिकता है, पड़ोसी राज्यों में जाके डीजल भरा के आ जाते हैं, यहाँ खाली रहता है। तो राजस्थान को बहुत बड़ा फायदा होगा अगर ये टेम्पररी भी 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए भी रोड टैक्स कम कर दे जी। और मेरा मानना है कि एक बार इन्होंने रोड टैक्स कम कर दिया और उसके फायदे देख लिए जी, तो शायद फिर वो टेम्पररी नहीं रहे, परमानेंट ही हो जाए। इनफैक्ट अरुण जी, मैं आपको एक बड़ा अच्छा इंस्टेंस बताता हूँ। जी सर, बताइए। जब हम इसके बारे में, ये रोड टैक्स के बारे में चर्चा कर रहे थे जी, तो चर्चा के दौरान जी, मतलब कोई इंटेंशन नहीं था, लेकिन चर्चा के दौरान वैसे ही हुआ कि हमने बोला उनको कि साहब गुजरात के अंदर में तो 6% टैक्स है जी, और वो प्री जीएसटी लेते हैं जी। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि 100 रुपए की गाड़ी पे तो 60 रुपए पे 6% लगता है जी, तो 36 रुपए टैक्स लगा। और हमारे यहाँ पर 100 रुपए की गाड़ी है तो आपका 10% लगता है, तो वहां पर आपका 3 रुपए 60 पैसे लगता है और यहाँ पर आपका 10 रुपए टैक्स लगता है। ठीक है। तो हमारे जो मंत्री साहब हैं उन्होंने इमीडिएट उनकी स्टेटमेंट आप देखिए, वो कितने अपना आपको पता ही है वो उनका पावर कितना तेज है। उन्होंने सिंपल एक ही चीज बोली, कहता है यार ऐसा है, एक ही वर्ड से कि गुजरातियों से अच्छा बिजनेसमैन कोई नहीं है। गुजरात होकर के है वो, अगर गुजरात में उन्होंने 6% रखा है और प्री जीएसटी रखा है तो कुछ ना कुछ साला इसका कारण होगा। उन्होंने उसी टाइम डिपार्टमेंट को बोला कि यार तुम चेक करो कि उनकी गाड़ियां कितनी बिकती है। आज राजस्थान से उनकी सेल करीब 3 गुना है गुजरात में। 3 गुना ज्यादा है? 3 गुना ज्यादा गाड़ियां बिकती है गुजरात के अंदर। तो क्लियर हो गया, एक सेकंड में क्लियर हो गया कि वहां पर आपका जो जीएसटी कलेक्शन है, हम वो कहते हैं ना कि हम वो चिंदी चोरी टाइप, हम छोटी छोटी चीजों में रह जाते हैं। तो जिस चीज पे 29 से 50% टैक्स है, हमने उसको तो छोड़ दिया। हम अपना 6 का 8% टैक्स कर दो, 8 का 10 कर दो, हम 1-1-2% बढ़ा के उसमें खुश रह जाते हैं।
और वो वहां पर गुजराती भाई तो सारा मतलब करीब 48% टैक्स ले जाते हैं, गाड़ियां खा जाते हैं। वो वॉल्यूम में बिलीव करते हैं ना, वॉल्यूम बढ़ेगा तो अपने आप रेवेन्यू बढ़ जाएगा। ये वॉल्यूम ही नहीं बढ़ाना चाहते। अगर वॉल्यूम बढ़ेगा और परसेंटेज अगर कम होगी तो अपने आप कलेक्शन अच्छी हो जाएगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ। अच्छा, दूसरा अभी जैसे कि सभी से चर्चा होके यही निकल के आया कि रिटेल सेगमेंट में अब बूस्ट का दो ही मूल कारण समझ में आ रहे हैं। एक तो सितंबर तक का वेट करना पड़ेगा मॉरिटोरियम पीरियड का, एंड देन जो सबसे ज्यादा फोकस जो दिवाली फेस्टिवल का है उसी से ही ज्यादा बूस्टअप मिलने का। और कोई इसके अलावा अगर आरटीओ वाला गवर्नमेंट का सेगमेंट है, अगर गवर्नमेंट इसमें रिलैक्सेशन दे दे तो अपन को ऑटोमोबाइल में बूस्टअप मिल सकता है। देखिए अरुण जी, जैसे मैंने आपको बोला ना, ये महामारी का दौर है जी। आपने किसी ने भी जो पहले कहते हैं साहब 100 साल पहले 1917 में 1918 में ये महामारी हुई थी अपना, हमने तो वो देखी नहीं। और मेरे ख्याल से उस दौर का कोई बंदा जिंदा भी नहीं है जो देख के बताए कि उस टाइम क्या हुआ था। तो दिस इज एक तरह से एक नई चीज है, एक नई स्ट्रगल है हमारे लिए, नई स्टडी है। नॉर्मल कोर्स के अंदर में भी दिवाली पे सेल उठती है। नॉर्मल हर साल दिवाली पे हम मानते हैं, हमारा ये कहना होता है साहब नवरात्रों में दिवाली में सेल उठेगी। जिस दौर के अंदर हम आज जा रहे हैं, क्या आप यकीन से कह सकते हैं कि दिवाली में सेल उठेगी? आई डोंट थिंक सो। हाँ, नहीं कह सकते, नहीं कह इस बार आप यकीन से नहीं कह सकते कि सेल उठेगी, नहीं कह सकते। तो हमारे को अगर ऑटो सेक्टर को बूस्ट करना है बॉस, तो अपने को खुद ही काम करना पड़ेगा। एज डीलर्स जो हम कर सकते हैं हम कर रहे हैं, हमारी कंपनीज मैन्युफैक्चरर जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं, लेकिन जो इसमें सरकार का अहम भूमिका है इसके अंदर, तो सरकार आज की डेट के अंदर वो जो जिसकी अहम भूमिका है वो आज की डेट में मिसिंग है, लापता है। तो अपने को उसकी भूमिका की जरूरत है। जब तक उसकी भूमिका नहीं होगी तब तक अपने को ये इंजेक्शन नहीं लगेगा बॉस। इमीडिएट हमारे को बीमारी आज है जी, हमारे को दवाई आज चाहिए, इंजेक्शन आज लगाएंगे तो हम 2 महीने 3 महीने में ठीक हो पाएंगे। ठीक बात है। अगर हम इलाज ही नहीं करेंगे उसका और ये सोचेंगे भाई अपने आप ठीक हो जाएगा, तो अपने आप, लेकिन फिर कब ठीक होता है ये नहीं पता। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। सभी ने अपने विचार रखे।